हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रेसिपी ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको रेसिपी ऐप शो हो रही होगी आपकी। और यहाँ पर हमने टॉप में एक नेविगेशन बार बनाया है और इस नेविगेशन बार में आप लेफ्ट पे देख सकते हैं, आपको लोगो दिख रहा होगा जिसमें नाम लिखा है रेसिपी ऐप, और राइट में एक सर्च बॉक्स बनाया है हमने और सेंटर में टेक्स्ट दिया है सर्च योर फेवरेट रेसिपीज़। ये ऐप तभी काम करेगी जब आप कोई रेसिपी सर्च करेंगे। इसमें आपको रैंडम रेसिपीज़ हम नहीं शो करने वाले। ठीक, देखिए मैंने केक सर्च करा और सर्च बटन पे प्रेस करते ही, क्लिक करते ही देखिए हमारी सारी रेसिपीज़ यहाँ शो हो गई हैं। ये देखिए जितने भी रेसिपीज़ आपकी जिसमें भी केक वर्ड आ रहा होगा वो आपको सारी रेसिपीज़ शो हो जाएंगी और उतने ही कार्ड्स आपको स्क्रीन पर रेसिपी के शो हो जाएंगे। और आप जो स्क्रॉल बार देख रहे हैं ना, इसे भी हम इनबिल्ट खुद ही बनाने वाले हैं स्क्रैच से। ठीक है, ये देखिए ये स्क्रॉल बार आप इस वेब ऐप में बनाना सीख जाएंगे। और रेसिपी के लिए आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जितने भी आपको कार्ड शो रहे हैं, ये देखिए इनमें आप हवर करते हैं, अपना कर्सर लेके जाते हैं तो ये आपको थोड़े से ऊपर दिखेंगे। तो हमने ये इफेक्ट भी खुद ऐड करा है। अब मैं व्यू रेसिपी बटन पे क्लिक करती हूँ तो और ये देखिए ये हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स पूरे शो हो गए। और यहाँ नीचे देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस भी हमें शो हो रहे हैं। और इसके अंदर जो हमने रेसिपी पॉपअप में हमने जो स्क्रॉल बनाया है, स्क्रॉल बार, ये भी हम खुद ही बनाएंगे इसे भी, जैसे हमने अपने पेज पे बनाया है स्क्रॉल बार। और यहाँ पे देखिए एक क्लोज बटन भी बनाया है। इस पर अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपका ये पॉपअप क्लोज नहीं होगा। आप अगर पेज पे बाहर क्लिक करेंगे तब भी आपका पॉपअप क्लोज नहीं होगा जब तक आप इस क्लोज बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। और देखिए मैं जिस भी रेसिपी ऐप पे क्लिक करती हूँ, चाहे मैं बॉटम पे हूँ, चाहे टॉप पे, चाहे सेंटर में, ये पॉपअप मुझे हमेशा सेंटर पे ही दिखेगा। ये हमारा पॉपअप हमने फिक्स पोजीशन कर रखी है इसकी, और ये इसीलिए हमें सेंटर पे ही दिखेगा हमारे पेज के, चाहे हम पेज में कहीं किसी भी कोऑर्डिनेट्स पे हों अपने। ठीक है, ये देखिए क्लोज पे क्लिक करा, हमारी रेसिपी क्लोज हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर रिफ्रेश करा पेज और देखिए यहाँ पे कोई रेसिपी नहीं है। अब मैं कोई ऐसा वर्ड सर्च करती हूँ जिसकी रेसिपी ही नहीं है, वो वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया एरर इन फेचिंग रेसिपीज़। ठीक है, और अब सपोज कीजिए मैं इस में कोई इनपुट ही नहीं देती और सर्च करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया टाइप द मील इन दी सर्च बॉक्स। तो आप सारी कंडीशंस चेक करके ही चेक कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे चीज़ लिखा, तो देखिए चीज़ से रिलेटेड हमारी सारी रेसिपीज़ आ चुकी हैं यहाँ पर। अब मैं कोई और ऐसा वर्ड लिखती हूँ, ये देखिए अब मैंने लिखा पास्ता और सर्च करा, और देखिए इसके अंदर एक ही रेसिपी प्रेजेंट है। तो ये एक ही कार्ड आया है, वो भी हमारे सेंटर में आया है स्क्रीन के बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये भी सीखेंगे कि हमारा अगर एक ही कार्ड है तो हम उसे सेंटर में कैसे प्लेस करेंगे। और हम ये देखिए अगर मैंने सैलेड सर्च करा, उसकी बहुत सारी 4 रेसिपीज़ है, तो ये आ गई। ये सारी रेसिपीज़ हम API से लाने वाले हैं, हम इसमें API का यूज़ करेंगे। देखिए मैं सैंडविच सर्च करती हूँ और मैं आपको अलग अलग रेसिपीज़ इसीलिए सर्च करके बता रही हूँ क्योंकि हमारी ऐप हर वर्ड के लिए आपको दिखेगी रन होती हुई। और ये देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपको API से डेटा फैच नहीं करना आता, तो मैंने 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, एक तो वेदर ऐप और एक डिक्शनरी ऐप। आप उन्हें बनाएंगे तो आपको ये उस ऐप में आपको डेटा फैच करना आ जाएगा API से। वो बहुत इजी है, आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा, फिर आप इन्हें देखेंगे तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो ये हम आ गए अपने VS कोड में। और सबसे पहले हम अपनी फाइल्स बना लेते हैं। एक तो मैं बना रही हूँ HTML के लिए, एक CSS के लिए और एक जावास्क्रिप्ट के लिए। आप चाहें तो HTML में ही अपना एक ही फाइल में कोड रख सकते हैं स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके, बट मैं सारा कोड अलग अलग फाइल्स में रखूँगी क्योंकि वो मेंटेनेबल रहेगा हमारा कोड ऐसे। ठीक है, ये आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना टाइटल और मैं इसका नाम दूंगी रेसिपी ऐप। ठीक, और मैं आपको एक बार ये देखिए ये भी दिखा देती हूँ। अब आपको कोड और ये डिज़ाइन आपका एक साथ शो होगा। अब बॉडी टैग में सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक हेडर, क्योंकि हमें एक अपना नेविगेशन बार बनाना है और इसके अंदर लेंगे nav टैग। हमेशा नेविगेशन बार हमारा nav टैग में ही बनाना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम एक इसके अंदर लेंगे H1 टैग, जिसके अंदर हम लिखेंगे रेसिपी ऐप। और इस H1 में क्यों लिख रहे हैं, हम इसे एज अ लोगो ट्रीट करेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे अपने टॉप नेविगेशन बार में। अब इसके बाद हम ले लेते हैं एक फॉर्म।
फॉर्म क्यों बना रही हूँ मैं? कोई फॉर्म सबमिट नहीं करने वाली, मैं इसके अंदर हमारा सर्च बॉक्स बनाऊँगी, ठीक है। और हम इसे सबमिट तो कराने नहीं वाले कहीं, तो हम इसे एक्शन को इसके हटा देते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर हम ले लेते हैं एक इनपुट, जिसके अंदर हम अपना कोई भी टेक्स्ट रखेंगे, जो भी हमें नाम सर्च करना है अपनी रेसिपी के लिए। और इसका टाइप टेक्स्ट दे दिया, इसके अंदर प्लेस होल्डर भी लिख देते हैं। प्लेस होल्डर आपका क्या काम करेगा? आपको जो टेक्स्ट शो होता है अपने सर्च बॉक्स के अंदर, वो प्लेस होल्डर में ही रखा जाता है आपका टेक्स्ट। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सर्च फॉर रेसिपीज़, ठीक है। वर्ड रैप कर लेते हैं, ये देखिए अब आपको कोड पूरा शो होगा। और अब इसके बाद एक काम करते हैं, हम एक ले लेते हैं बटन, क्योंकि हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सर्च बॉक्स का टेक्स्ट आ जाएगा। और उससे पहले इसे क्लास भी दे देते हैं, क्योंकि हम इसे बाद में क्लासेस जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों में एक्सेस कर पाएंगे। अब बटन लेंगे, उसका टाइप रख लेते हैं बटन का, तो टाइप बटन ही रख लेती हूँ मैं। और ठीक है, ये देखिए ये हमारा बटन आ चुका है। और इसमें हम लिख लेते हैं सर्च, क्योंकि इसके बॉक्स में सर्च शो हो जाएगा अब आपको, ठीक है। तो आपका ये पूरा हेडर रेडी है। अब एक काम करते हैं, इस हेडर को तो मैं क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। और इसके बाद हम अपना मेन सेक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हमारी सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं। और ये देखिए, हाँ ये ठीक है, ये आपका हेडर हो गया पूरा। अब हम ले लेते हैं एक मेन टैग, और मेन टैग के अंदर लेंगे हम एक सेक्शन टैग। इसके अंदर हमारी एक पूरा सेक्शन हमारा रेसिपीज़ के लिए होगा, जितनी भी रेसिपीज़ होंगी हमारी उसके लिए, ठीक। और इसके अंदर मैं एक डिव बना रही हूँ, जिसकी क्लास में रखने वाली हूँ रेसिपी कंटेनर। इस रेसिपी कंटेनर के अंदर हमारी सारी रेसिपीज़ आएंगी, जितनी भी रेसिपीज़ हम अपनी API से फेच करेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, इससे एक नाम दे देते हैं अभी, तो सर्च योर फेवरेट रेसिपीज़। अगर हमारी रेसिपीज़ नहीं होंगी तो हमें ये टेक्स्ट शो होगा, और अगर हमारी रेसिपीज़ होंगी प्रेजेंट तो हमें ये टेक्स्ट शो नहीं होगा। इसे हम जावास्क्रिप्ट से रिमूव कर देंगे बाद में। तो ये आ चुका है। बाकी तो हमारी पूरी अभी HTML रेडी हो चुकी है, बाकी चेंजेस हम बाद में करेंगे। अपनी CSS को लिंक कर लेते हैं, ये देखिए CSS लिंक कर ली, और अपनी CSS लिख भी लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करती हूँ मैं? सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी चाहिए, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें मार्जिन प्रेजेंट होती है, तो मार्जिन और पैडिंग आपको पहले ही 0 कर लेनी चाहिए स्टार्टिंग में, जिससे उनकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग हट जाए। और बॉक्स साइजिंग कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग्स आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए आपके कोड के। और अब एक काम करते हैं, सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में सभी एलिमेंट्स की सेम रखूँगी, इसीलिए यहीं पे लिख लेते हैं। और मैं वर्डाना ले रही हूँ, वर्ड रैप कर लेती हूँ, ये देखिए अब ठीक है। अब आपको पूरा कोड विजिबल होगा। अब करते हैं अपना बॉडी टैग लेते हैं। अब बॉडी टैग में सबसे पहले तो मैं इस पेज की ना हाइट और विड्थ सेट करती हूँ, और उससे भी पहले एक काम करती हूँ, बैकग्राउंड रख लेती हूँ। और बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ हेक्स कोड यूज़ करूँगी। हेक्स कोड और RGB वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ नेम यूज़ कीजिएगा। कलर वाइट ले लेते हैं, ये देखिए, क्योंकि इस कलर पे ब्लैक कलर तो आपका विजिबल नहीं होता। तो अब आपका ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। अब हाँ, अब देखिए, अब मैं आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब एक काम करते हैं, अब हम अपने हेडर के नेविगेशन बार को स्टाइल करते हैं। और इसका सबसे पहले तो बैकग्राउंड चेंज करते हैं। मैं इस नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कुछ और ही रखना चाह रही हूँ, इस सेम कलर का नहीं दिखना चाहती हमारे पेज के जैसा। तो मैं एक ब्लैक कलर का हेक्स कोड ले रही हूँ, ये एक ब्लैक कलर है, ठीक है। ये देखिए, अब आपको थोड़ा कम विजिबल हो रहा होगा अलग, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है मैंने। अब देखिए, पैडिंग ले लिए 20 पिक्सल की। और एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अपने रेसिपी ऐप को लेफ़्ट में लाना है और सर्च बॉक्स को राइट में। तो इसको जस्टिफाई कंटेंट हम अपना स्पेस बिटवीन कर देंगे, जिससे इनके बीच में दोनों में गैप आ जाएगा। ये देखिए आ गया गैप। अब अलाइन आइटम भी कर लेते हैं सेंटर, जिससे वर्टिकली भी सेंटर हो जाएंगे आपके। और ये देखिए ये सेंटर हो गए। अब एक काम करते हैं, हम इसको जी इंडेक्स को इसके 1 दे देते हैं। 1 मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इसमें मैंने कलर दूसरा दिया है, तो ये इजीली विजिबल हो जाएगा। जी इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है वो टेक्स्ट आपको ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए हम जी इंडेक्स देते हैं। अब हम हेडर के ये H1 जो है हमारा रेसिपी ऐप, इसको स्टाइल कर लेते हैं।
और इसके सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करूँगी। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मुझे छोटा लग रहा है और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को 26 पिक्सल रख लेते हैं। ये देखिए अब बड़ा हो गया, अब ठीक लग रहा है। और फ़ॉन्ट वेट को भी इसके ज़्यादा दे देते हैं नंबर, 600 कम है, 700 दे देते हैं। हाँ, ये ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ बोल्ड या बोल्डर भी लिख सकते हैं, बट मैं वैल्यूज़ का यूज़ करती हूँ, ठीक। और इसमें लेटर स्पेसिंग दे देते हैं 1 पिक्सल की। ये देखिए इनमें लेटर्स में जितने भी लेटर्स हैं उसमें से एक स्पेस आ जाता है। और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस, क्योंकि ये सारे जो लेटर्स हैं ये सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए अब हमारा जो फॉर्म है पूरा, जिसमें हमारा सर्च बॉक्स और सर्च ये बटन है, इन दोनों को स्टाइल कर लेते हैं। तो हम इसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, हेडर के नाव के फॉर्म को, और इसको भी हम फ्लेक्स बॉक्स ही बनाएंगे। तो इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट करूँगी मैं सेंटर। अभी ये ऑलरेडी सेंटर में, इसलिए आपको कोई डिफरेंस अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करा है वो समझ आ जाएगा क्यों करा है। अब हम करते हैं फॉर्म के इनपुट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका टाइप टेक्स्ट है। मैं इसे इसको क्लास से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, बट मैं इसे इसके इनपुट से ही सेलेक्ट कर रही हूँ जिसका टाइप टेक्स्ट है। और ऐसे ये इनपुट अकेला है जिसका टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। और इसमें फ्लेक्स ग्रो रख लेते हैं 1। अभी आपको फ्लेक्स ग्रो अप्लाई हुआ नहीं दिखेगा इस हमारे इनपुट बॉक्स में, बट अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताती हूँ फ्लेक्स ग्रो 1 क्यों करा है मैंने। और इसको मार्जिन राइट से दे देते हैं जिससे सर्च बटन में और इसके इनपुट बॉक्स में एक मार्जिन आ जाए। और इसको 10 पिक्सल दे देती हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए गैप आ चुका है इनमें। अब हमारा ये जो है इस पर एक मैं मीडिया क्वेरी यहीं पे लगा रही हूँ ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, क्योंकि हम अभी स्मॉल स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसीलिए पहले हम इसे स्मॉल स्क्रीन के लिए ही स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं मीडिया स्क्रीन लिखूँगी और मैक्स विड्थ में लिखने वाली हूँ 600 पिक्सल, ठीक। तो क्योंकि आपको जिससे ये इजीली विजिबल रहेगा यहीं की यहीं पे। और इसके हेडर के नाव के फॉर्म को, सबसे पहले इसके फॉर्म को स्टाइल करते हैं अपनी वीडियो एडी में। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी हेडर और नाव और फॉर्म टैग से, और इसकी विड्थ मैं कर दूँगी 80%। इसकी विड्थ अभी तो इसने 100% विड्थ ले रखी है, अब इसकी विड्थ मैं 80% कर दूँगी। और मैं आपको इसे पेज को ना छोटा करके दिखाती हूँ अभी, जिससे आपको पता चलेगा। ये देखिए छोटा करा, अब देखिए ये 600 पिक्सल के रेंज में आ गया है पेज। तो देखिए अब ये जो आपका सर्च इनपुट है ये इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है। ये मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 दिया था इसीलिए ये विड्थ सबसे ज़्यादा विड्थ ली है इसने, ठीक। और अपने नैव बार को स्टाइल कर लेते हैं। मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम करूँगी। कॉलम क्यों, क्योंकि मैं इसको फॉर्म को ना नीचे लेकर आना चाहती हूँ अपने, और जो हमारा लोगो है उसको ऊपर रखना चाहती हूँ, ठीक। अब एक काम करते हैं, जो हमारा फॉर्म है इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से, इसे गैप मिल जाएगा। ये देखिए 20 पिक्सल का गैप मिल गया इसे। हाँ अब ये ठीक लग रहा है। अब हमने जैसे अपने इसको स्टाइल करा था दोनों को, इनको भी स्टाइल कर लेते हैं जैसे हमने टेक्स्ट को स्टाइल करा ना। अब अपने बटन को और अपने इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। और देखिए मैंने फ्लेक्स ग्रो को अगर कमेंट करा तो देखिए हमारा विड्थ कम हो चुकी थी, और ये हमने टेक्स्ट को दे रखा है इसीलिए सिर्फ ये सबसे ज़्यादा विड्थ ले रहा है। 80% में से ये सबसे ज़्यादा विड्थ ले लेगा और बची हुई विड्थ हमारे सर्च बटन को मिल जाएगी, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया रिस्पॉन्सिव कोड है, ठीक। तो ये ठीक है। अब हम अपने बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं, और मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करूँगी शिफ्ट ऑल डाउन एरो की से। ये कॉपी हो चुका है। और हम यहीं पे कुछ ऐसी स्टाइलिंग देंगे जो हमारे इनपुट टेक्स्ट को भी देंगे और हमारे बटन को भी देंगे। और बटन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैं क्लास से भी कर सकती हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको टाइप से सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ जैसे हमने इनपुट को करा था। और एक सेकंड, मैंने इसका टाइप क्या दिया है, यहाँ बटन दिया है। मुझे आई थिंक इसे सबमिट देना चाहिए, मैंने गलती से शायद बटन दे दिया था, सॉरी मुझे याद नहीं रहा। हाँ मैं इसे सबमिट देती हूँ क्योंकि हम इसे फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं, ठीक। तो ये देखिए हाँ अब सबमिट से ही सेलेक्ट कर लेते हैं हम अपनी CSS में भी, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, ठीक। हाँ अब ठीक है। और ये जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग्स है ना जिसे हमें पहले कॉपी कर रहा है इनको हटा देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हम अपनी स्टाइलिंग सबसे पहले तो इसके बॉर्डर को हटाएंगे। इन दोनों में बॉर्डर है, ये देखिए बॉर्डर रन करते ही बॉर्डर रिमूव हो गया। और इन दोनों का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। फॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगी इनका 18 पिक्सल,
ये देखिए अब थोड़े बड़े हो गए। अब इनमें पैडिंग देंगे तो इनमें और स्पेस अच्छी से आ जाएगी। और इनमें पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की, देखिए अब ठीक है। और इनको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं जिससे इनके कॉर्नर सॉफ्ट हो जाए। मैं 4 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दी है मैंने, ठीक। तो देखिए अभी हमारा ये सारा कोड तो रेडी हो चुका है। पूरी हमारी आई थिंक नहीं, अभी हमारा ये सर्च बॉक्स बचा है, सर्च बार। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको स्टाइल करते हैं। और इसको ये देखिए हम इसमें भी डॉट 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 लगा लेते हैं, ठीक। और अपने सर्च ये जो बटन है इसको स्टाइल करने के लिए क्या करूँगी मैं, इसको सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इसका ये जो इनबिल्ट बैकग्राउंड है ना, ये नहीं चाहिए मुझे। तो यहीं से कॉपी कर दी हूँ अपने बटन को और यहाँ पे मैं लिख दूँगी फॉर्म का बटन जिसका टाइप सबमिट है, ठीक। और इसके अंदर सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे इसका, और ये देखिए BCG लिखेंगे तो आपको पूरी बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक। और मैं इसको ये वाला बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ और इसका कलर कर देते हैं वाइट। वाइट क्यों, क्योंकि अब ये इस कलर पे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है। और इसको कर्सर भी पॉइंटर कर देते हैं, जब इस पर कोई कर्सर लेकर जाएगा तो इस पर पॉइंटर शो होगा। ये देखिए शो हो रहा है पॉइंटर अब सही है। अब इसमें एक हवर इफेक्ट भी लाते हैं कि जब कोई कर्सर लेकर जाए ना तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम सीडो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं और उसका नाम है हवर। आप इस बटन को सेलेक्ट कीजिए और इस पर लिख दीजिए हवर। ये देखिए अब ये भी प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई हो जाएगी। इसमें बैकग्राउंड कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। इसी बैकग्राउंड का थोड़ा सा दूसरा शेड रखेंगे, इसी कलर का दूसरा शेड रखेंगे आई मीन। ये देखिए अब आपका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये देखिए आपका कलर आप कर्सर लेके जा रहे हैं तो कितना फास्ट चेंज हो रहा है। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा स्लो हो, तो मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। और ट्रांजिशन मुझे लगाना है कि इसमें बैकग्राउंड पे, आप अगर सब प्रॉपर्टीज़ पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑन लिख सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर पे लगा रही हूँ तो मैं इसे टाइम दूंगी 0.2 सेकेंड और ईज इन आउट दूंगी, जिससे स्टार्टिंग में ट्रांजिशन स्लो और जब हम इससे कर्सर रिमूव करेंगे तब भी हमारी ये स्लो हो। तो ये स्टार्टिंग में भी और एंड में भी स्लो होगा इसीलिए, ठीक। तो देखिए अब एक काम करते हैं, जो हमारा ये सर्च और फेवरेट रेसिपीज़ है इस रेसिपी कंटेनर में, इसको सेंटर में लेकर आते हैं। और सेंटर में लाने के लिए इसको कर देते हैं टेक्सचर लाइन सेंटर। और ये देखिए सेंटर में आ गया। और इसे ना मार्जिन भी दे देते हैं हम अपना टॉप से, ठीक। और मार्जिन देंगे टॉप से, जिससे से टॉप से मार्जिन मिल जाएगी। ये देखिए 20 पिक्सल दी, टॉप से थोड़ी सी मार्जिन मिल चुकी है। अब बाकी हमारी पूरी रेडी है ये इसकी CSS और HTML। अब एक काम करते हैं, हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड पे लिख चलते हैं कि हम जो भी सर्च करें वो हमारी इस पे आ जाए, अप्लाई हो जाए। और इसे रिमूव कर देते हैं इसे, क्योंकि अब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें इन सब को सेलेक्ट करना है ना। एक तो हमें अपना रेसिपी कंटेनर चाहिए, और उससे पहले हम स्क्रिप्ट टैग कोड लगा लेते हैं, आप भूल जाएंगे वरना। script.js, कई बार ऐसा होता है कि मैं स्क्रिप्ट टैग को नहीं लगाती और स्क्रिप्ट पूरी जावास्क्रिप्ट फाइल लिख लेती हूँ, ठीक। तो आप ध्यान से इसको अटैच कर लीजिएगा। और ये देखिए हमने क्लास दी थी ना सर्च बॉक्स, और यहाँ बटन को भी एक क्लास दे देते हैं। और मैं इसको क्लास दे देती हूँ सर्च बटन, और इसे हम उसी क्लास से सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हम अपने इनपुट को सर्च बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन्हें आईडी भी दे सकते हैं और अपने जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं इन्हें ये क्लास दे रही हूँ तो मैं इन्हें क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लूँगी। तो मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट सर्च बटन और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करूँगी मैं इन्हें सेलेक्ट करने के लिए। और मैं इन्हें क्लास से सेलेक्ट कर रही हूँ तो डॉट लगाना नहीं भूलेगा, ठीक है। और इसे कॉपी कर लेते हैं, मैं शिफ्ट डाउन एरो की से कॉपी कर लेती हूँ और इनमें नाम चेंज कर देती हूँ। एक तो हमें सर्च बॉक्स था, हो गया, सर्च बटन लेना है और ये कॉपी किया। और ये देखिए R नहीं लगाया था मैंने, और मैं इन्हें यहीं पे HTML से जावास्क्रिप्ट में इनको कॉपी करके ही यूज़ करती हूँ। मैं इनको खुद से टाइप नहीं करती, क्योंकि मुझे कई बार क्या होता है, मैं HTML में कुछ नाम दिया होता है मैंने और जावास्क्रिप्ट में इनको किसी और नाम से एक्सेस करती हूँ, तो वो मेरा एरर आ रहा होता है, मुझे पता नहीं चलता। इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान से कीजिएगा, आपने भी पहले ये मिस्टेक काफ़ी लोगों ने करी है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, अब हमारा जो सर्च बटन है ना उस पर एक एड इवेंट लिसनर लगाते हैं। एड इवेंट लिसनर क्यों, क्योंकि जब मैं चाहती हूँ जब भी इस बटन पर क्लिक हो ना, तो जो भी मैं अपने इनपुट टेक्स्ट में दूंगी वो हमारा सर्च हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसे एक एरो फंक्शन दूंगी,
कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ये जो एरो फंक्शन में जो पास करूँगी वही रन हो जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाली, अभी मैं सिर्फ कंसोल लॉग कर लेती हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि हमारा ये सर्च बटन काम कर रहा है, हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। तो इसमें लिख लेते हैं बटन क्लिक्ड। इससे हमें पता चल जाएगा हमारी जावास्क्रिप्ट रन हो रही है और हमारा बटन चल रहा है। ठीक है, और आपको ये डीबग करने में भी बहुत हेल्प करता है। देखिए आप फुल पेज पे देख सकते हैं आपकी आप कितनी सही लग रही है आपका नेविगेशन बार। अभी जब हम इसे पूरा डिज़ाइन कर लेंगे तो और भी सही लगेगी। और कंसोल खोल देते हैं, ये देखिए अभी कंसोल में कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं सर्च पर क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे बटन क्लिक आया। आप ध्यान से देखिएगा बटन क्लिक हो रहा है, और आप अपने रिफ्रेश पे यहाँ पे ऊपर पेज पे भी देखिएगा ये भी रिफ्रेश होगा जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगी। ये देखिए बटन क्लिक लिखा आता है, फिर चला जाता है और हमारा पेज भी फिर से रिफ्रेश हो जाता है। ये हमारा ऑटो सबमिट भी हो जाता है इसीलिए, और इस चीज़ को हम चाहते हैं ये ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पैरामीटर पास होगा जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये ई पैरामीटर होगा और हम इसे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। और ये देखिए इससे क्या होगा, ये ऑटो सबमिट होने से रोक लेगा इसे, ये इसे सब ऑटो सबमिट नहीं होने देगा। जो अब आपका पेज रिफ्रेश हो रहा था वो देखिएगा वो नहीं होगा। ये देखिए पेज भी रिफ्रेश नहीं होगा और यहाँ बटन क्लिक एक बार लिखा जाए और नहीं। अब ये देखिए पहले तो ये जा रहा था, अब ये जाएगा भी नहीं, ये एज इट इज़ यहीं पे लिखा रहेगा और पेज भी रिफ्रेश नहीं होगा आपका। देखिए ये देखिए बटन क्लिक आया, फिर से क्लिक करा तो ये बढ़े जा रहा है क्योंकि अब रिफ्रेश नहीं होने वाला है। और एक सेकंड मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, हमने इसे रिस्पॉन्सिव बनाया था ना नेविगेशन बार को, हम वो भी चेक कर लेते हैं कि हमने इसे रिस्पॉन्सिव बनाया था तो ये हमारी पूरी फुल स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है। ये देखिए, और ये देखिए ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है हमारा नेविगेशन बार। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, हम रेसिपीज़ फैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो चल के यहाँ आ जाते हैं और रेसिपीज़ फैच करने के पहले मैं आपको एक एपीआई से इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। गाइस हम इस ऐप में यूज़ करने वाले हैं द मेल डीबी की एपीआई, और वो एपीआई बिल्कुल फ्री है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए ये एपीआई है। अगर आप लिखेंगे ना द मेल डीबी एपीआई तो आपको सबसे पहला लिंक जो मिलेगा वो यही होगा, और ये फ्री टू यूज़ एपीआई है। आपको इस पे अकाउंट बनाने की भी नीड नहीं है। अगर आप इस पे कोई अकाउंट नहीं भी बनाएंगे तब भी इनके एपीआईज फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सो देखिएगा यहाँ नीचे अलग अलग एपीआईज हैं इनके। आप देखिए सबसे पहले है कि आप कोई भी नेम से सर्च कर सकते हैं मेल को, और इनके देखिए ये है जिसमें आप फर्स्ट लेटर से किसी भी रेसिपी को सर्च कर सकते हैं, आईडी से सर्च कर सकते हैं। आपको अगर रैंडम मेल चाहिए कोई उससे सर्च कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज एरियाज़ आप वो सब चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं सर्च एपीआई। हम कुछ भी सर्च करेंगे और मैं आपको यहाँ पेस्ट करके दिखाती हूँ इस एपीआई को। अब देखिए हमने यहाँ सर्च की यूज़ करी है और सर्च एपीआई में हमने अरेबियाटा लिखा हुआ है। तो क्या होगा, जब भी हम इस एपीआई को सर्च करेंगे देखिए इसमें उस मील का नाम आ गया है, उस देखिए ड्रिंक ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब हम इसे बंद कर लेते हैं और हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस कोड में ना मैं ये जो हमारा कंसोल है इसको छोड़ के सबसे पहले मैं ऊपर फंक्शन बनाती हूँ अपना। फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं हम फेच रेसिपीज़ फंक्शन। ये अलग फंक्शन क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हम इससे सर्च बटन को सीधा फंक्शन पास कर देंगे अपना, और ये मैंने एक एरो फंक्शन बनाया है। आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक, और यहाँ कमेंट लिख देती हूँ मैं, फंक्शन टू गेट रेसिपीज़। अब ये फंक्शन जो है ये हमारी रेसिपीज ला के देगा हमें। ठीक है, और ये कंसोल हटा देते हैं और यहाँ पे यूज़ सबसे पहले फंक्शन को कॉल करते हैं फेच रेसिपीज़। ठीक है, ये आ गया हमारा फंक्शन। अब मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ कॉन्स्ट डेटा के नाम से। इस वेरिएबल में मैं अपना जो हमारी एपीआई है उससे डेटा लाएंगे सारा। ठीक है, तो मैं वेरिएबल बना लेती हूँ कॉन्स्ट डेटा, और इस यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फेच फंक्शन का। आपने पढ़ा होगा फेच फंक्शन, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ मैं बैक टेक्स्ट में डाल रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा, सिंगल कोट्स में नहीं, मैंने बैक टेक्स्ट में अपना जो की वो लिंक था पूरा वहाँ से कॉपी करा है और यहाँ पे ऐड करा है। अब यहाँ पे हमें एक सर्च टर्म को अपनी हार्ड कोड तो करना नहीं है, तो हम इस सर्च टर्म को कहाँ से लाएंगे,
सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन जो है इस सर्च बटन को पास हो रहा है ना, तो ये सर्च बटन सबसे पहले हमें हमारे इनपुट जो हमने इनपुट बॉक्स बनाया था वहाँ से इनपुट ला के देगा हमारे फंक्शन को। कैसे? इसके लिए भी मैं एक अलग से लोकल वेरिएबल बना रही हूँ यहाँ पे, कौन सा? सर्च इनपुट। तो ये हमारा जो सर्च बॉक्स था, जो इनपुट बॉक्स हमने बनाया था, उसकी वैल्यू को ट्रिम कर लेंगे हम। ट्रिम करने का मतलब क्या है? ये हमारे लीडिंग स्पेसेस सारे रिमूव कर देता है, स्टार्टिंग और लीडिंग स्पेसेस अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो। ठीक, तो सर्च बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी हमारे इस वेरिएबल में आ जाएगी, सर्च इनपुट में, और ये इनपुट हम अपने फेच रेसिपीज़ वाले फंक्शन को भेज देंगे। ठीक है, तो हमारा इनपुट जा चुका है। ऐसे ही इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे फेच रेसिपीज़ फंक्शन में। मैंने क्वेरी वेरिएबल से एक्सेस करा है, आप चाहे तो कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। अब हम इसे सीधा ऐसे क्वेरी वेरिएबल पास नहीं कर सकते, हमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए बैकटिक्स में यूज़ करना पड़ता है डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो ये हमारा लिंक आ गया। अब हमारा डेटा जो है ये प्रॉमिस रिटर्न करा होगा इस फेच फंक्शन ने हमें, हमारे डेटा वेरिएबल में आ गया होगा वो प्रॉमिस। ठीक है, ये देखिए, अब इस प्रॉमिस को हम अपने जेसन में कन्वर्ट करा लेंगे। हम इससे अपने वेरिएबल में स्टोर कराएंगे रिस्पॉन्स को, और हम यूज़ करेंगे डेटा डॉट जेसन फंक्शन। ये जो हमें डेटा इस फेच फंक्शन ने प्रॉमिस लाकर रिटर्न करा है ना हमें, उसे हम जेसन में कन्वर्ट करके अपने रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। और मैं आपको कंसोल लॉग करा के दिखाती हूँ इस रिस्पॉन्स को कि एक्चुअल में हमें रिस्पॉन्स मिल क्या रहा है। ठीक है, और ये देखिए, ये अब हम इस फंक्शन को ना रन करने से पहले हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अवेट का। अवेट क्या करता है, आपके जब तक आपको डेटा नहीं मिल जाता ये तब तक वेट करता है, और एक बार में आपको पूरा डेटा ला के दे देता है। तो ये हमें पूरा डेटा, इन दोनों को अवेट करा लेंगे हम हमारे फेच फंक्शन में। लेकिन आपको पता होगा अवेट फंक्शन हमेशा असिंक फंक्शन के साथ यूज़ होता है, तो हम इस फंक्शन को, अपने फेच रेसिपी फंक्शन को असिंक बना लेते हैं। ठीक है, और अब एक बार इसे रन कर, और इसे यहाँ HTTP पे निकाल लेती हूँ मैं। देखिए, मैं भूल गई, वरना ये लिंक काम नहीं करता। अब देखिए, अब ये लिंक काम करेगा। ठीक, अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे लॉग में हमें एक्चुअल में वैल्यू क्या मिल रही है। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं एक वर्ड डालती हूँ, केक डाला मैंने, सर्च करा, और सर्च करते ही देखिए यहाँ पे हमें एक एरे मिला है। उस एरे में 18 मील स्टोर है हमारे। ये देखिए, मील्स नाम का पूरा एक बड़ा एरे है 18, उसमें 18 इंडेक्सेस है। ठीक है, तो 18 मील्स के छोटे छोटे एरे हैं जिसमें हमारी सारी एक एक करके मील स्टोर है। देखिए, हम फर्स्ट मील को 0th इंडेक्स पे देखते हैं, जो उसमें देखिए आईडी है, एरिया है, कैटेगरी है, आपके देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये, और नीचे देखिए मेजरमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपकी मील्स में एक एक करके वो सारी चीज़ें स्टोर हो रखी हैं। अब हम इन्हें एक एक करके अपने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करेंगे, और उसके बाद अपने UI में शो कर देंगे। एक एक चीज़ को अपने जावास्क्रिप्ट में निकाल कर UI में लेकर आते हैं। तो देखते हैं हम वो कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम आ गए अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, और यहाँ क्या करेंगे, response.meals को रन करती हूँ मैं, और इसके 0th इंडेक्स पे जो पूरा एक मील है मैं उसको रन करके दिखाती हूँ आपको। response.meals में पूरा 18 का एरे था, उसकी 0th इंडेक्स पे जो मील थी हम सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं, मतलब हम फर्स्ट मील को एक्सेस कर रहे हैं। मैंने लिखा केक, सर्च करा, और ये देखिए यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ, अब सर्च करा, देखिए ये रिस्पॉन्स आया। ये देखिए, सिर्फ अब एक ही रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। तो हम यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इस रिस्पॉन्स पे एक्चुअल में क्या है। देखिए, इसका नाम है पैनकेक्स, तो ये हमें शो हो गया यहाँ पे। तो अब इन सब चीज़ों को हम अपने जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर लेते हैं। अब हमें इस कंसोल की तो नीड नहीं है, तो मैं इसे कमेंट कर लूँगा अभी जस्ट। और अब हम लगाएंगे जो हमारा रिस्पॉन्स है। इस रिस्पॉन्स में मैंने आपको दिखाया ये एक एरे दे रहा है, और उस एरे को हम लूप चला लेंगे उस एरे पे, और हमें एक एक करके हमारी मील्स मिल जाएंगी, और उन मील्स को हम अपने कोड में यूज़ कर लेंगे। अब देखिए, इस पर मैं फॉर ईच लूप लगाई है मैंने। ठीक है, और ये एरे है तो ऑब्वियसली इस पर हमारी फॉर ईच लूप इजीली लग जाएगी। अब फॉर ईच लूप लगाई, ये एक एक करके मील में स्टोर हो गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, कंसोल में अपने मील को प्रिंट कराते हैं। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, आपको पता चल जाएगा एक एक करके कि हाँ हमारा एक्चुअल में कोड रन कैसे करता है।
और क्या हमें वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं यहाँ पर। ये देखिए अब हमारे 18 का एरे था, तो एक एक करके लूप चली और हमारे 18 पूरे इंडेक्सेस तक लूप चल के हमें पूरे 18 मील्स मिल गए। तो ये लूप चली होगी हमारी 0 से 17 तक। अगर आप चाहें तो नॉर्मल फॉर लूप भी चला सकते हैं यहाँ पर, बट फॉर ईच लूप ईजी होते हैं तो मैंने वही चला ली है। अब कंसोल को हटा देते हैं, हमें इसकी नीड ही नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बनाऊँगी कॉन्स्ट रेसिपिटिव, एक वेरिएबल रेसिपिटिव के नाम से, और यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब आपको पता होगा क्रिएट एलिमेंट फंक्शन होता है जो आपको जावास्क्रिप्ट में हेल्प करता है HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करने में। जैसे आप अपने HTML में डिव बनाते हैं, ऐसी डिव क्रिएट कर रहे हैं हम, इसे जावास्क्रिप्ट में डिव क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक डिव बनाया, अब इसमें एक क्लास भी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे डिव को बाद में स्टाइल भी करना होगा, तो हम इसमें एक क्लास ऐड कर देंगे। क्लास कैसे ऐड करेंगे, क्लास लिस्ट में ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे और अपनी क्लास का नाम लिख देंगे। यहाँ पे मैं रेसिपी क्लास ले रही हूँ तो मैं उसका नाम सिर्फ रेसिपी रख दूँगी। और एक सेकंड देखिए, मेरे को यहाँ पे डॉट नहीं, इसे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखना है, तो मैंने इसे सिंगल कोट्स में रख लिया। अब इस रेसिपी डिव में इसके इनर HTML में, वरना हमने एक रेसिपी डिव बनाया, मतलब आप समझिए एक डिव बनाया हमने, उसके इनर HTML में हमारी जो पूरी एक रेसिपी डिटेल्स है, जैसे उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके कैटेगरी, उसका एरिया, वो सब इसमें स्टोर करा लेंगे। और इनर HTML में मैं यहाँ बैकटिक यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी HTML यहाँ लिख पा रही हूँ। देखिए मैंने लिखा इमेज, जैसे हम HTML में इमेज टैग लेते हैं ऐसे ही हम यहाँ पर ले लेंगे। और इसके SRC में हम क्या वैल्यू डालेंगे, अब यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो सबसे पहले तो डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। अब मैं लिखूँगी मील डॉट str मील थंब। ये जो मील है, मील तो यहाँ से हमें मिल रहा है अपनी फॉर ईच लूप से, हमने एलिमेंट का नाम दिया था हमारे वेरिएबल का। और यहाँ str मील थंब में, इसमें हमारी API में हमारी इमेज स्टोर है इसीलिए, ठीक है। अब हमारे डिव में सबसे पहले एक इमेज तो आ गई। अब हम इस डिव को अपने रेसिपी कंटेनर, याद है हमने रेसिपी कंटेनर बनाया था, उसमें अपेंड कर देंगे। अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, तो ये लास्ट में पहले एक मील क्रिएट होगा, एक रेसिपी डिव क्रिएट होगा, वो ऐड हो जाएगा, फिर एक क्रिएट होगा, फिर ऐड हो जाएगा। अब आप देखिएगा कैसे ऐड होते हैं एक एक करके। मैं सर्च पे क्लिक कर, और ये देखिए हमारी इमेजेस लोड हो गई। ये देखिए पहले ये एक इमेज आई है, और यहाँ पे देखिए ये देखिए एक एक करके सारी इमेजेस लोड होती जा रही हैं, और ये पूरी एक लूप में ही ऐड हुई है। जो सबसे पहले इंडेक्स पे था वो सबसे पहले ऐड हुआ है। ये देखिए ये सबसे ऊपर इमेज से हमारी वही ऐड हो चुकी है। अब हमने अब सिर्फ इमेज ऐड करी है ना, अब एक काम करते हैं, हम इनका नाम भी ऐड कर लेते हैं, नाम, कैटेगरी, एरिया, वो सब भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। और नाम के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक H3 टैग। अगर आप चाहेंगे ना यहीं पे तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, बट एक H3 टैग इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये स्टाइलिंग भी आसान हो जाएगी हमें बाद में इन्हें स्टाइल करने में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें लिखूँगी मैं मील डॉट str मील, क्योंकि str मील के अंदर ही हमारा नेम स्टोर है हमारी API में, और इसी को कॉपी करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे p टैग का। p टैग में हम स्टोर करने वाले हैं इसका एरिया, str एरिया, और एक हम कैटेगरी के लिए भी बनाएंगे एक। हाँ ये देखिए एरिया आ गया। इसी p टैग को कॉपी करते हैं, शिफ्ट ऑल डाउन एरो की से, और यहाँ पे लिख लेते हैं कैटेगरी। तो अब हमारी इमेज आ गई, हमारा नाम आ गया मील का, एरिया और कैटेगरी आ गए। अब एक बार रन करते हैं कि ये ऐड हुए या नहीं हुए। सर्च करा, और ये देखिए यहाँ पे आ गया, नेम भी आ गया, और हमारी एरिया भी आ गई कि अमेरिकन डिश है। ये देखिए ये ब्रिटिश डिश है। तो हमारी सब चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो देखिए कितने सही तरीके से हमारी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब हम इन्हें स्टाइल कर लेते हैं सबसे पहले, तो बाकी हम काम बाद में करेंगे, पहले इन रेसिपी डिव्स को ऐड कर लेते स्टाइल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ CSS में मैं नीचे आती हूँ, ये देखिए ये रहा हमारा रेसिपी कंटेनर। हम इस रेसिपी कंटेनर में एक कमेंट लिख देती हूँ मैं, मेन सेक्शन। आप इससे पता रहेगा हमें यहाँ से हमारा मेन सेक्शन की CSS स्टाइलिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ तो ये देखिए ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम
इसको स्टाइल करने के लिए ना मैं यूज़ करने वाली हूँ फ्लेक्स बॉक्सिंग ग्रिड का। ग्रिड यूज़ करते हैं हम। ये जो हमारे सारी इमेजेस हैं इनको एज अ कार्ड एक शो करेंगे, तो हम ग्रिड यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो फ्लेक्स बॉक्स भी कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे। यहाँ यूज़ करेंगे हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और यहाँ यूज़ करने वाली हूँ मैं रिपीट का। रिपीट फंक्शन आपको पता होगा कि आप जो भी नंबर देते हैं वो उतने ही टाइम्स आपकी रिपीट कर देता है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिपीट ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होगा कि जितनी एक पेज पे, जितनी उस पेज पे उस साइज़ में फिट हो सकेंगी वो उतनी इमेजेस फिट कर देगा। और मिन मैक्स फंक्शन क्या करेगा, ये मिन मैक्स फंक्शन लेगा आपकी मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ। ठीक, तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया 300 पिक्सल और 1 FR। तो ये एक पेज पे मिनिमम इतनी पिक्सल लेगा और मैक्सिमम 1 FR लेगा और उन्हें ऑटो फिट कर देगा। अगर एक पेज पे 3 आ रही होंगी तो 3, ये देखिए यहाँ पे 3 आ सकती हैं तो 3। और ये जो सर्च योर फेवरेट रेसिपीज़ है ना, ये इसीलिए आ गया क्योंकि हमने पहले इसे H2 में अपनी HTML फाइल में लिखा था, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और इसे जावास्क्रिप्ट में, मतलब ऐसे रिमूव नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट में ये देखिए यहाँ पर हम जब फॉर लूप लगा रहे हैं ना, इससे पहले अपने रेसिपी कंटेनर को हम एम्प्टी कर लेते हैं। रेसिपी के इनर HTML को मैं कर दूंगी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये पहले कोई भी चीज़ होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। और उससे पहले मैं ये जो हमारा डेटा है इसे फैच करने से पहले मैं इसके इनर HTML में लिख दूंगी फैचिंग रेसिपीज़। और यहाँ पे हाँ ये देखिए फैचिंग रेसिपीज़, ठीक है। और एक सेकेंड, फैचिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, FET आना चाहिए। अब ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले दिखाएगा फैचिंग रेसिपीज़ और जब फैच कर लेगा तो इसको रेसिपी कंटेनर को खाली करेगा और फिर उसके अंदर एक रेसिपी ऐड कर देगा। तो देखिए आ गया यहाँ फैचिंग रेसिपीज़ लिखा हुआ और उसके बाद हमारी सारी इमेजेस आ गई, देखिए लोड हो गई। ठीक है, अभी यहाँ 4 फिट हो सकते हैं इसलिए 4 इमेज फिट हो गई हैं। अभी हम इन्हें और स्टाइलिंग करेंगे, इसकी विड्थ और इमेज की हाइट वगैरह सेट करेंगे तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी हमारी वेबसाइट। अब एक काम करते हैं, इससे पहले ना ये जो हमने यहाँ पर बनाया है फैचिंग रेसिपीज़, ये इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा लग रहा था ना, तो एक काम करते हैं, इसे हम फैचिंग रेसिपीज़ को H2 टैग में स्टोर करा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे H2 टैग में रख लेंगे और इसके बाद हाँ यहाँ पे आ जाते हैं और इस ग्रिड में ना एक गैप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी ग्रिड में ना गैप नहीं है कोई भी, तो हम इसमें एक गैप दे देते हैं 40 पिक्सल का। और ये उसमें वर्टिकली गैप मिलेगा, अभी हॉरिजॉन्टली नहीं मिलेगा। अभी आपको दिखाती हूँ मैं आपको कि आपकी पूरी एक ग्रिड जो रो होती है उसमें आपको गैप मिल जाएगा। ये देखिए ये 4 इमेजेस आ गई क्योंकि यहाँ 4 फिट हो पा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको गैप दिख गया आपके, ये इसके नीचे जो आपके ये पैनकेक्स वगैरह ये सब लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके नीचे आपको गैप मिल गया है। अब बाकी भी से इसकी विड्थ सेट करते हैं सबसे पहले तो अपने रेसिपी कंटेनर की, जिससे इनमें ये सेंटर में आए सबसे पहले तो। और इसकी 100% है विड्थ अभी बाय डिफ़ॉल्ट, उसे भी कम कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ मैं दे दूँगी 80%। अभी इसने 100% ले रखी है पूरे कंटेनर ने, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अभी 80% विड्थ ले लेगा और विड्थ लेने के बाद भी ये सेंटर में नहीं आएगा। मैं आपको बताऊँ, इसको सेंटर में लाने के लिए हमें इसे देना पड़ेगा मार्जिन मैं टॉप और बॉटम से तो दूंगी 10 पिक्सल का, ये देखिए। और लेफ़्ट राइट से दूंगी ऑटो, तो ये लेफ़्ट राइट से और ऑटोमेटिकली जितना भी मार्जिन होगा वो ले लेगा और ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ये सेंटर में आ चुकी हैं हमारी इमेजेस और ये भी आपको इसलिए नहीं दिख रही। अभी एक काम करते हैं, इसमें इन रेसिपीज़ को पहले तो इन रेसिपीज़ को एक एक करके स्टाइल कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्लियरिटी होगी ज़्यादा। तो हमने क्लास क्या दी थी यहाँ पे, ये देखिए रेसिपी क्लास ऐड करी थी ना, इससे सेलेक्ट करते हैं और इसी क्लास को स्टाइल देते हैं अपना। और ये देखिए हाँ यहाँ पे काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में एक जो हमारा ये जो कार्ड बना है इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगी वाइट बैकग्राउंड कलर हो गया। और इसकी डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। क्यों? क्योंकि हम इसे
इजीली स्टाइल कर पाएंगे। और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, कॉलम नहीं करेंगे तो इमेजेस और हमारा जो टेक्स्ट है पूरा जिसमें उसका नेम एरिया वो सब आया हो तो वो एक ही रो में आ जाएंगे, वो नहीं चाहिए हमें, ठीक। तो ये फ्लेक्स, और इसको एक काम करते हैं, यहाँ से पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग दूंगी, हमारे पूरे कंटेनर को दे रही हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबसे से 20 पिक्सल की पैडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मेरे कंटेनर को पैडिंग मिल गई, और ये एक एक करके जो हमारे ये थे रेसिपीज़, ये देखिए अब इनमें डिस्टेंस आ गया है, गैप आ गया है, तो अब ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। और इस हमारे टेक्स्ट का कलर वाइट ही है और बैकग्राउंड वाइट है, इसलिए शो नहीं हो रहा है, इसका कलर भी हम ब्लैक कर लेंगे। और पैडिंग को देखिए मैंने अभी जो कंटेनर की पैडिंग है उसे कमेंट कर रखा है, क्योंकि अब मैं पहले इसको स्टाइल कर लूँ, उसके बाद पैडिंग अकॉर्डिंगली देंगे कि कितनी देनी है। तो कलर देखिए मैंने ब्लैक कर दिया जिससे वाइट बैकग्राउंड पर इजीली दिख जाए। और इस रेसिपी को, मतलब हमारे एक रेसिपी कार्ड को जो है उसको हम देंगे बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो इसीलिए, और देखिए बॉर्डर रेडियस तो दे दी, बॉक्स शेडो देते हैं। बॉक्स शेडो से एक थोड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाता है, इसीलिए अगर आप चाहें तो नहीं भी देंगे तो भी कोई वो नहीं है। तो ये दे लेते हैं। एक काम करते हैं, हमने इसे सिंगल बॉक्स शेडो दिया था, इसे दो मल्टीपल बॉक्स शेडो दे देते हैं। आप चाहें तो वो कितनी भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बॉक्स शेडो दूंगी। तो यहाँ पे अब हमें ऊपर चाहिए लेफ्ट और उसमें टॉप में, तो हम इसे नेगेटिव रख रहे हैं और इसकी कलर्स थोड़े से चेंज कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर देते हैं, 0.5, ठीक है। और हाँ ये ठीक है। और इसको कर्सर भी पॉइंटर कर देते हैं, जिससे हमारे कार्ड पे कोई भी अगर कर्सर लेके आएगा तो पॉइंटर होगा। ये देखिए पॉइंटर बन रहा है, आपको ध्यान से दिख रहा है। और ये देखिए बॉर्डर रेडियस भी आ गई है, हल्की सी बॉक्स शेडो भी अप्लाई हो गई है हमारी, तो अब सही लग रहा है काफ़ी। ये देखिए हमारी पूरी ऐप अच्छी लग रही है। अभी और स्टाइलिंग देंगे इसे। और एक काम करते हैं, और अब यहाँ पे ना कोई ऐसे डिश और सेलेक्ट करते हैं, कुछ और, सपोज पास्ता लिखते हैं, सर्च करा। और ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये तो काफ़ी बड़ी इमेज आ गई है। अब एक ही है इसमें रेसिपी, तो इसकी इमेज काफ़ी बड़ी हो गई है। काम करते हैं इसकी मैक्स विड्थ सेट कर लेते हैं अपनी। हमारी जो रेसिपी है ना ये, इसकी मैक्स विड्थ सेट कर लेते हैं, जिससे ये इससे ज़्यादा विड्थ नहीं लेगा। तो वो 350 पिक्सल दिया है मैंने, तो क्या होगा ये 350 पिक्सल से ज़्यादा हमारी वो नहीं लेने का। देखिए हमारी विड्थ अब 350 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हुई, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब इसे हमें सेंटर में भी लेके आना है, क्योंकि अब एक ही है ये कार्ड हमारा, रेसिपी कार्ड, तो अच्छा नहीं लग रहा है ये। और एक काम करते हैं, यहाँ पैडिंग भी इसे लगा लेते हैं 20 पिक्सल ही, और प्लेस आइटम्स कर लेती हूँ मैं सेंटर, जिससे ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखिए अभी हमारी सेंटर में आ गई, सही लग रही है काफ़ी ये। एक काम करते हैं, इसकी जो इमेज है ना, इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग दे लेते हैं। और एक काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसकी हाइट सेट कर लेते हैं, हमारी जो इमेज है इसकी। तो हमारी जो रेसिपी है ये वाली हो गई, ठीक है। अब डॉट रेसिपी की इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी डॉट रेसिपी, इसके अंदर IMG, तो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। इसकी हाइट सेलेक्ट दे देती हूँ 300 पिक्सल। और ये देखिए हाँ अब हाइट सेट हो गई होगी इसकी। ये देखिए अब इस पे हाइट सेट हो गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है क्योंकि पहले इसने इतनी हाइट ले रखी थी। अब एक काम करते हैं, इनके ये जो, ये देखिए बहुत सारी आ गई ना हमारी रेसिपी। अब इनके ये जो नाम है और कैटेगरी एरिया ये सब भी स्टाइल कर लेते हैं हम। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे डॉट रेसिपी के H3 को, क्योंकि हमने इसे नाम नहीं दिए, कोई क्लास नहीं दिए, तो H3 टैग को ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो क्लास नेम दे के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको भी आपको बाद में बता दूंगी कैसे करना है। तो H3 का फॉन्ट साइज़ दे दिया 24 पिक्सल। ऐसे ही हमने अपने P टैग में जिसमें एरिया और कैटेगरी लिखे थे उसका भी थोड़ा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, 20 पिक्सल दे देती हूँ मैं। और उसका कलर ब्लैक नहीं, मतलब ब्लैक में ही थोड़ा सा लाइट कलर रख रही हूँ मैं, और उसको मैं मार्जिन दे दूँगी 5 पिक्सल टॉप और बॉटम से। और लेफ़्ट राइट से हमें चाहिए नहीं तो 0 पिक्सल ही दे देंगे, लेफ़्ट राइट से तो वो सेंटर में ही ठीक लगेगा। तो देखते हैं, ये देखिए ये हमारे आ गए,
यहाँ पे ये देखिए अब ज़्यादा सही लग रहे हैं क्योंकि इनका टेक्स्ट भी चेंज हो गया है। एक काम करते हैं, जो हमारे ये कैटेगरी और एरिया है ना, इनको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इनमें थोड़ा टेक्स्ट और भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पी टैग लिया है और उसमें अपना एरिया लिखा है ना, तो हम इस एरिया को तो एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं, जैसे सपोज एरिया में आया होगा अमेरिकन या इंडियन या ब्रिटिश ऐसे कुछ, तो डिश लिख लेते हैं इसके आगे। तो ये क्या लिख देगा, जैसे अमेरिकन आया तो अमेरिकन डिश, ब्रिटिश डिश ऐसे आ जाएगा। और ये जो ये है एरिया, इसको एक स्पैन टैग में रख लेते हैं। स्पैन टैग में क्यों, क्योंकि हम इस स्पैन टैग को ही इसका ही फॉन्ट बोल्ड कर देंगे और सिर्फ इतना ही हमारा बोल्ड हो जाएगा। ऐसी कैटेगरी में स्पैन टैग ऐड कर लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे लिख देते हैं बिलोंग्स टू, और ये जो कैटेगरी नाम आ जाएगा वो आ जाएगा, और लिख लेते हैं यहाँ पे बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो सपोज़ कीजिए कोई भी कैटेगरी हो जाएगी वो बोल्ड हो जाएगी हमारी, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, इस स्पैन टैग को स्टाइल भी कर लेते हैं और हम इसे रेसिपी के स्पैन टैग से ही डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। तो डॉट रेसिपी स्पैन, और इसके फॉन्ट वेट को बढ़ा देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे वो बोल्ड भी लिख सकते हैं। मैंने 600 मतलब 600 वैल्यू यूज़ करी है। अब रन करते हैं एक बार, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सर्च योर फेवरेट रेसिपीज, सेलेक्ट केक करा सर्च, फैचिंग रेसिपीज। कितना सही लग रहा है ये कि पहले फैच करके बता रहा है। और ये देखिए ये बोल्ड हो गए, अमेरिकन डिश और बिलोंग्स टू डेजर्ट कैटेगरी, ये देखिए आ गया ना। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है हमारा, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, इसको जो हमारा H3 है ना, इसको थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं। तो मार्जिन ब्लॉक से देंगे 5 पिक्सल का, ठीक, ज़्यादा नहीं। हाँ अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए कितना सही लग रहा है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा ये देखिए ये जो डिश है सारी, यहाँ पे ना हम एक बटन भी ऐड करते हैं। हमारी जो रेसिपी कार्ड है ये, इसके अंदर व्यू रेसिपी बटन, जिससे उस पर क्लिक करते ही बटन पे हम चले जाएं अपनी रेसिपी पे। तो हम चलते हैं स्क्रिप्ट टैग में और script.js फाइल में, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इनर HTML लिखी है ना, और यहाँ पर मैं नीचे लिख रही हूँ इसके, ये जो हमारा इनर HTML है ये बैकटेक्स्ट ख़त्म होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक बटन, कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जैसे हमने डिव बनाया था ऐसे ही बटन बना रही हूँ। अगर मैं चाहती ना तो यहाँ रेसिपी डिव में जैसे H3 और इमेज और पी टैग यूज़ करें ऐसे बटन भी लिख सकती थी, बट मैं यहाँ पे इसमें बटन एड इवेंट लिस्नर भी लगाने वाली हूँ। तो वो थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता समझना, तो मैं ऐसे इसे क्रिएट करूँगी और इसमें ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगी, ठीक। तो ये बटन के अंदर लिखा आ जाएगा टेक्स्ट कंटेंट में व्यू रेसिपी, और इस बटन को हम हमारा जो रेसिपी डिव है उसमें ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड नहीं करेंगे तो हमारा बटन आएगा नहीं, क्रिएट तो हो जाएगा। तो रेसिपी डिव के अपेंड चाइल्ड करना है हमें। अपेंड चाइल्ड क्यों, क्योंकि हमने पहले पूरे इन HTML में इमेज H3 P टैग डाले हैं तो, और अपेंड चाइल्ड करेंगे तो इन दोनों P टैग के बाद हमारा बटन ऐड होगा, ठीक। अभी एक बार रन कर लेते हैं, उसके बाद स्टाइल करेंगे इसे। सर्च करा केक, अभी मैं केक ही सर्च कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है उसमें बहुत सारी रेसिपीज आ रही हैं इसीलिए। ये देखिए सब एक एक करके हमारे सारे जो रेसिपी कार्ड है सब में देखिए हमारा बटन ऐड हो चुका है। अब इस बटन को स्टाइल भी कर लेते हैं। तो हमारी चलते हैं हम अपनी CSS फाइल में और इसे बटन से ही सेलेक्ट कर लेंगे हम, रेसिपी बटन से, जैसे हम अपने स्पैन पी टैग और H3 टैग को सेलेक्ट किया था। तो हम अपने बटन को लिखते हैं डॉट रेसिपी बटन। अगर आप क्लास देंगे तो क्लास से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे फ़ॉन्ट साइज़ दे देती हूँ। सबसे पहले तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, 20 पिक्सल दे देती हूँ, और फ़ॉन्ट वेट भी दे देते हैं जिससे वो बोल्ड हो जाए थोड़ा, 600 दे देती हूँ मैं, और पैडिंग दे देते हैं उस बटन को। पैडिंग दूंगी मैं 10 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट सबसे पैडिंग दे देती हूँ 10 पिक्सल की, और उसे बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं अपने बटन को। और ये देखिए एक, हाँ, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की दे देते हैं, और कर्सर पॉइंटर कर देते हैं उस बटन पे, ठीक। और अब रन करके देखते हैं हमारा बटन कैसा लग रहा है। ये देखिए ये हमारा बटन सही लग रहा है अब, हाँ ये देखिए काफ़ी सही लग रहा है अब हमारा बटन। और एक काम करते हैं, इसे और थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करते हैं।
और हम सबसे पहले तो इसे मार्जिन दे देते हैं अपने बटन को, और मैं मार्जिन दे दूँगी टॉप बॉटम से तो 18 पिक्सल दे देती हूँ, थोड़ी ज़्यादा, और लेफ़्ट राइट से ऑटो कर देती हूँ। अपने हिसाब से ये पैडिंग ले लेगा लेफ़्ट राइट में। और इसमें बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। बैकग्राउंड कलर जो हमने अपने उसको सर्च बटन को दिया था ना, वही बैकग्राउंड कलर मैंने इसे दिया है, और इसका कलर भी वाइट कर देंगे, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम इसे बॉर्डर, जो हमें बॉर्डर दिख रहा था ना, बॉर्डर भी नन कर देते हैं इसका। हमने बॉर्डर रेडियस तो दे दी थी, बॉर्डर नन नहीं किया था, ठीक, तो बॉर्डर भी नन कर देते हैं। और एक काम करते हैं, इस रेसिपी बटन पे ना इफ़ेक्ट लगाते हैं हवा, जैसे हम हमने सर्च बटन पे लगाया था वैसे ही जब इस पर कर्सर लेके जाएगा ना कोई, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं और हमने अपने बटन पे ऊपर लगाया था ना, वहीं पे इसे भी लिख देते हैं, तो हमें यही कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। कॉमा और डॉट रेसिपी बटन, और इस पर भी प्रॉपर्टी लगा देते हैं डॉट हवर, तो अब ये प्रॉपर्टी उस पर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक। ये सेव कर लिए मैंने फाइल, और चलते हैं अपने एक बार इसे रन करके चेक करते हैं कि हमारा ये अब CSS स्टाइलिंग अप्लाई हुई है या नहीं। और देखते हैं, सर्च करते हैं, चीज़ सर्च करा, फैचिंग रेसिपीज़, और ये देखिए अभी, हाँ ये देखिए इमेजेस भी लोड हो गई, और ये देखिए आपका बटन स्टाइल भी हो चुका है, और देखिए आपके सारे रेसिपी कार्ड में बटन ऐड हो चुका है। और एक काम करते हैं, अब कुछ और सर्च करके देखते हैं, लेट्स सर्च सैंडविच, और ये देखिए, हाँ तो कितना सही लग रहा है अब हमारा ये रेसिपी कंटेनर, हाँ इट्स फाइन, बढ़िया लग रहा है अब हमारा रेसिपी कंटेनर। अब एक काम करते हैं, हम अपना ये जो बटन है ना, इस पर एड इवेंट लिस्नर भी लगाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ अब जब व्यू रेसिपी बटन पे क्लिक करें तो हमारा एक पॉपअप आए यहाँ पे, जिसमें हमारी सारी रेसिपी डिटेल्स हो, जैसे इंस्ट्रक्शंस, इंग्रेडिएंट्स, वो सब। तो चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में, और वहीं पे अपना बटन पे एड इवेंट लिस्नर लगाते हैं, जहाँ हमने बटन क्रिएट करा था। देखिए हमने यहाँ पे बटन क्रिएट करा था और फिर अपने रेसिपी डिव में ऐड करा था, तो इसके बाद हम अपने इवेंट लिस्नर पर लगा लेते हैं। और मैं लिख देती हूँ यहाँ कमेंट एडिंग इवेंट लिस्नर टू रेसिपी बटन। ये कमेंट्स इसीलिए लिख रही हूँ मैं, जिससे आपको पता रहे इजीली कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं कब, ठीक। तो बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, और हम लगाएंगे कौन सा क्लिक लिस्नर, इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं हम, क्लिक। और यहाँ पे पास करेंगे एरो फंक्शन, और यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देते हैं, ओपन रेसिपी पॉपअप। ये फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, बनाऊंगी अभी मैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इस फंक्शन को, और जब भी हमारा बटन क्लिक होगा ना, तो हमारा ओपन रेसिपी पॉपअप ये जो फंक्शन है ये चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी इस फंक्शन को बना लेते हैं, और इसमें ना हम अपना ये देखिए जो हमारा मील है, करंट मील जो है वो पास करेंगे, और वहीं पे उस मील के सारी डिटेल्स लेकर उसको पॉपअप को ओपन कर देंगे, तो बटन क्लिक होगा, ये फंक्शन चल जाएगा। अब इससे पहले ये रेसिपी पॉपअप हमें हमारे HTML में बनाना भी पड़ेगा, या तो हम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ HTML में बना लेते हैं इस पॉपअप को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने रेसिपी कंटेनर बनाया ना, ये देखिए यहाँ पे उसके अंदर हमारा H2 टैग है, सर्च योर फेवरेट रेसिपी। इस डिव के नीचे हम अपना रेसिपी डिटेल्स नाम से एक पॉपअप बना लेते हैं, इसमें हमारी सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। और इसमें एक ले लेते हैं बटन, और इसका टाइप मैं बटन ही रख रही हूँ, सबमिट ही इसलिए नहीं रख रही क्योंकि हम इसे सबमिट तो करने नहीं वाले, तो बटन ले लिया मैंने इसका टाइप। और इसकी क्लास ले लेती हूँ मैं रेसिपी क्लोज बटन, क्योंकि ये क्लोज बटन होगा इस रेसिपी डिटेल्स में, इसी पे क्लिक करते ही हमारा पॉपअप क्लोज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इस पॉपअप को ऑन करेंगे, और उसके बाद इस बटन पे क्लिक करते ही मैं चाहती हूँ ये पॉपअप क्लोज हो जाए, तो इसका नाम दे देती हूँ रेसिपी क्लोज बटन। और ये देखिए, हाँ ठीक है। और एक काम करते हैं, इसमें ना अपने बटन को नाम नहीं दे दी मैं यहाँ पे ना फॉन्ट ऑसम वेबसाइट से सर्च बटन, वो क्रॉस मार्क का जो बटन होता है ना, वो कॉपी कर रही हूँ और वो यहाँ पे पास कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, और मैंने आपको फॉन्ट ऑसम में कितनी बार बताया है कि आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने ये बटन लिख लिया है, और इसे अब इस टाइम मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ नहीं कर रही, मैं ऊपर लिंक टैग यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने CDN लिंक यहाँ पर अटैच कर दिया है
आप भी अटैच कर देंगे तो आपकी फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप स्क्रिप्ट टैग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने अपनी फॉन्ट ऑसम में किट बना रखी है। ठीक, तो हमारा ये बटन यहाँ पे आ चुका है। आप देखिए ये जो बटन है इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे रेसिपी डिटेल्स कंटेंट के नाम से। तो हमारा जो रेसिपी डिव है उसके अंदर एक तो ये बटन होगा और एक होगा रेसिपी डिटेल्स कंटेंट। ठीक, तो बटन से क्लोज कर देंगे और इस डिटेल्स कंटेंट में पूरा का पूरा हमारी सारी डिटेल्स होगी। अब इसे कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में और सबसे पहले हमारे इनको एक्सेस कर लेते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसे कॉपी करा और यहाँ रेसिपी डिटेल्स कंटेंट, और यहाँ पे देखिए जब हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की नेमिंग करते हैं तो यहाँ कैमल केस यूज़ होता है, यहाँ पे आपका हाइफन नहीं है चलेगा। ठीक, और हम अपने क्लोज बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं। अगर आप चाहें ना तो रेसिपी डिटेल्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, मैंने इसके रेसिपी डिटेल्स कंटेंट को एक्सेस करा है सीधा। ठीक, और यहाँ लिख देते हैं क्लोज बटन ही सीधा, और एक काम करती हूँ मैं रेसिपी क्लोज बटन ही लिख लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा नेमिंग है। और ये देखिए हाँ ये आ गया हमारा क्लोज बटन। अब सबसे पहले क्या चलते हैं हम, ये देखिए आपका बटन यहाँ पे आ गया है, आपको दिख रहा होगा। अब इस पे काम भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पॉपअप शो करना है, तो उसके लिए करते हैं अपना फंक्शन बनाते हैं। यहाँ देखिए हमने बटन पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाया और हमारा ये फंक्शन चल जाएगा। तो इस फंक्शन को ही सबसे पहले बना लेते हैं, और मैं इस फंक्शन को भी एक एरो फंक्शन ही बनाने वाली हूँ। ओपन रेसिपी पॉपअप, और एक सेकेंड कॉन्स्ट लिखना है पहले मुझे, कॉन्स्ट ओपन रेसिपी पॉपअप, और ये हमारा हो जाएगा एरो फंक्शन। अगर आप चाहे तो इसे नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, बट अच्छी प्रैक्टिस होती है जब से एरो फंक्शन आया कि आप एरो फंक्शंस ही यूज़ करें। और यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हम अपना मील एक्सेप्ट कर लेंगे जो हम अपने इस फंक्शन को पास भी कर रहे हैं। अब हमें इस फंक्शन में करना क्या है एक्चुअल में, रेसिपी कंटेंट जो है हमारा रेसिपी डिटेल्स कंटेंट जो हमने डिव एचटीएमएल बनाया है उसके टेक्स्ट कंटेंट में हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है अपना डिटेल्स, जिसमें हमारी रेसिपी का एक्चुअल में जो रेसिपी हम देख रहे हैं उसका नाम और उसकी सारी डिटेल्स होंगी, मतलब इंग्रेडिएंट्स, मेजरमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस। तो हम वो यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर रेसिपी डिव में लिखा था ना सब, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख लेते हैं h2 टैग में। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ h2 टैग, और ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपने जो हमारा ये जो मील हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है ना इस फंक्शन में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी मील को मैं यहाँ पास कर दूँगी meal.str मील। आपको याद होगा हमने वहाँ पे भी str मील से ही इस मील के नाम को यूज़ करा था, एक्सेस करा था। और अब ये जो रेसिपी डिटेल्स कंटेंट है अभी से इसमें हमने अपनी इसका नेम लिया है। तो देखिए रेसिपी डिटेल्स कंटेंट हमारा किसके अंदर है, ये हमारे रेसिपी डिटेल्स डिव के अंदर है। तो हमारा रेसिपी डिटेल्स कंटेंट चाइल्ड हो गया, हमारा रेसिपी डिटेल्स जो डिव है वो पेरेंट हो गया। तो हम रेसिपी डिटेल्स कंटेंट के पेरेंट एलिमेंट को, मतलब रेसिपी डिटेल्स के उसको स्टाइल को डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे। मतलब हम इसकी डिस्प्ले पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट नन रखेंगे, और जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा वैसे ही हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा और फंक्शन में ये इसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी। और एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसकी डिस्प्ले को नन भी कर देते हैं। ये देखिए ये रेसिपी डिटेल्स है, इसकी डिस्प्ले को हम नन कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने CSS में। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ डॉट रेसिपी डिटेल्स, और एक सेकेंड यहाँ कॉमन भी लिख देती हूँ रेसिपी डिटेल्स। यहाँ से हमारी सारी रेसिपी डिटेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक सेकेंड, हाँ रेसिपी डिटेल्स, और इसकी डिस्प्ले को कर देंगे नन। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रेसिपी डिटेल्स हमें नहीं शो होगा जब तक हम अपने बटन को क्लिक नहीं करेंगे। बटन क्लिक करते ही इसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी और हमें हमारा ये पॉपअप भी शो हो जाएगा और उसकी ये सारी नेम भी शो हो जाएंगे। तो एक देखते हैं एक बार रन करके। अभी इसकी स्टाइलिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं करी है, बाकी केक सर्च करा, रेसिपीज फैच हुई, ये सब तो हम काम पहले ही कर चुके हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम रेसिपी पे व्यू रेसिपी बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करा, अरे कुछ भी शो नहीं हुआ, क्यों?
मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बॉटम पे जाइए बिल्कुल, और यहाँ देखिए बॉटम में अब आपको शो हो रहा है, हमने जो नाम लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है, और हमारा क्लोज बटन भी शो हो रहा है। तो अब हम इसे सबसे पहले तो ऊपर जस्ट हमारे पेज के सेंटर में, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमारे पेज के सेंटर में शो होना चाहिए। सबसे पहले तो वो काम कर लेते हैं हम, जो हमारा रेसिपी डिटेल्स है देव, उसको सबसे पहले सेंटर में लेकर आते हैं, बाकी काम करेंगे बाद में। तो इसकी पोजीशन मैं रख रही हूँ फिक्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती है चेंज हो, और टॉप से करेंगे 50%। फिक्स इसीलिए रखिए क्योंकि मैं चाहती हूँ सेंटर में आ जाए हमारे, और इसकी लेफ्ट से भी इसे 50% कर देंगे। और ये रेड में, हाँ मैंने वो नहीं लगाया सेमीकोलन। और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ट्रांसलेट -50% और -50%, मतलब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में। और ये देखिए, हाँ ठीक है। और एक काम करती हूँ, मैं ऐसे बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ, जिससे हमें एक्चुअल में पूरा पता चल जाए कि हमारा डेव रेसिपी डिटेल डेव एक्चुअल में है कहाँ पर। तो ये देखिए ये हो गया, और इसको बैकग्राउंड कलर देती हूँ। मैंने हमारे जो उसको दिया है वो एक ब्राउन शेड दिया है ना, तो हम उसी से मिलता जुलता थोड़ा ऐसा ही शेड इसको पॉपअप को भी दे देते हैं। और एक बात, हाँ ये देखिए अब ये सेंटर में आ जाना चाहिए। और अब इसे देखते हैं रन करके। देखिए ये रेसिपी है, मैं व्यू रेसिपी बटन पे क्लिक करती हूँ, और देखिए अब आपका पॉपअप बिल्कुल सेंटर में आ गया। पहले बिल्कुल बॉटम पे आ रहा था, बॉटम लेफ्ट पे आपके। अब ये देखिए, अब आप अगर पेज को स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो भी ये सेंटर पे ही है, इसकी पोजीशन फिक्स ही है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक, हाँ अब सही है। अब एक काम करते हैं, हम इसको जो हमारा पॉपअप है इसमें ट्रांसफॉर्म तो हमने करा है, इसको एक और स्टाइल देते हैं, वो मैं दूंगी वेब किट ट्रांसफॉर्म। वेब किट ट्रांसफॉर्म, अगर आपको नहीं पता हो इस प्रॉपर्टी के बारे में, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, जैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, और आपकी जितना भी ट्रांसलेट करते हैं आप एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, वेब किट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये आपके क्रोम जो ब्राउज़र्स होते हैं उनके लिए रन करता है, जैसे क्रोम, सफारी, ओपरा, इन सब के लिए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। और एक बार इसको, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग और दे देते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ मैं। और बॉर्डर रेडियस कितनी देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ मैं थोड़ी सी इसकी ज़्यादा, 12 पिक्सल की, 12 पिक्सल। और इसकी विड्थ और हाइट भी दे देते हैं, और इसकी विड्थ और हाइट दूंगी मैं, विड्थ 40% दूंगी और इसकी हाइट दूंगी 60%, क्योंकि मैं इससे पॉपअप को ज़्यादा बड़ा सा नहीं क्रिएट करना चाह रही, जो सेंटर में एक पॉपअप लाना चाह रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से अपनी अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट सेट कर लेना। और इसमें मैं फ़ॉन्ट दे रही हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। ये फ़ॉन्ट साइज़ हर उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसे H3 वगैरह पे, सब पे। ये देखिए यहाँ पर आ गया, आपका बटन भी आ रहा है और आपका टेक्स्ट भी आ रहा है और आपकी स्टाइलिंग भी ऐड हो चुकी है, देखिए। लेकिन हमारा ये H2 टैग में क्यों लिखा रहा है नाम, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, या तो इनर HTML में कुछ मिस्टेक करी है। लेट्स सी, एक काम करते हैं, GS फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ देखिए रेसिपी डिटेल्स कंटेंट में मैंने टेक्स्ट कंटेंट में लिखा है, तो टेक्स्ट कंटेंट में आप जो भी लिखते हो वो एज इट इज़ आ जाता है, और इनर HTML में लिखते हो तो वो आपके सिर्फ टेक्स्ट को लेता है। ये देखिए अब मैंने केक सर्च करा और व्यू रेसिपी, ये देखिए अब आपका H2 टैग शो नहीं हो रहा है, अब आपका सिर्फ नेम आ रहा है यहाँ पर। ठीक, अब एक काम करते हैं, जैसे हमारी इसको करा, हम अपने इसके नेम के साथ साथ अपने इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस, इन सबको भी एक्सेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले H3 टैग में तो मैं लिख लेती हूँ इंग्रेडिएंट्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे UI में। और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स के बाद ना मैं यूज़ करने वाली हूँ एक UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स एक लिस्ट में ही शो कराऊंगी, इसीलिए मैंने एक लिस्ट यूज़ करी है। और इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ एक फंक्शन, तो मैं इसे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगी, और उस फंक्शन का नाम ले देती हूँ। अभी बनाऊँगी मैं उस फंक्शन को अलग से, मैं इसमें इसी फंक्शन में वो काम नहीं करना चाहती,
इसीलिए अलग फंक्शन बनाऊंगी फेच इंग्रेडिएंट्स के नाम से, और उस फंक्शन में अपनी मील पास कर दूंगी। मील कौन सी, जो ये हमें ओपन रेसिपी पॉपअप को मिल रही है ना, वही मील मैं उस फंक्शन को पास कर दूंगी और वो हमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ला कर दे देगा। तो देखिए ये फेच इंग्रेडिएंट फंक्शन कॉपी करती हूँ और इसे भी बना लेती हूँ, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एक एक करके ला कर दे देगा। यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट, इसे भी एक एरो फंक्शन ही बनाते हैं, कॉन्स्ट फेच इंग्रेडिएंट। और ये देखिए, और इस पर भी कमेंट लिख देती हूँ मैं पहले, फंक्शन टू फेच इंग्रेडिएंट्स एंड मेजरमेंट्स अब इस फंक्शन में भी एक काम करते हैं, इस मील को एक्सेस करते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं मील, और एक काम करते हैं कंसोल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स किस वेरिएबल में आ रहे हैं, हमारे किस नाम से आ रहे हैं, आई मीन API से, हमें पता नहीं है अभी, और हम वो भी देख लेंगे और उन्हें कैसे एक्सेस करना है वो भी देख लेते हैं। और रन करते हैं, यहाँ लिखते हैं केक फेचिंग रेसिपीज, ओके। तो देखिए ये सही वर्क कर रहा है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ व्यू रेसिपी पे, एक सेकंड पहले कंसोल ओपन कर लेती हूँ और फिर क्लिक करते हैं। ये देखिए क्लिक भी आ गया हमारा, और ये देखिए ये इसकी सारी डिटेल्स भी आ गई। और ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है STR इंग्रेडिएंट 1 2 3, पूरे से सब पूरे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स, और ये आ रहे हैं 20th तक। इसका मतलब ये 20th मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। और ये अगर 9 प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है देखिए हमारे इंग्रेडिएंट्स, और हमारे मेजरमेंट्स जो है वो भी 9 प्रेजेंट है। इसका मतलब जितने इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं उतने ही ये मेजरमेंट्स भी प्रेजेंट है, और ये मैक्सिमम 20 हो सकते हैं क्योंकि 20th तक है। तो एक काम करते हैं, इसमें लूप चला लेंगे अपनी। तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं, लेट इंग्रेडिएंट्स, और उसे हम ले रखेंगे एम्प्टी, इंग्रेडिएंट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, और लूप चला के एक एक इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो हम लूप कहाँ से चलाएंगे, ऑब्वियसली 1 से चलाएंगे, क्योंकि हमारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से हैं, 1 से, और हम चलाएंगे इसे 20th तक। तो ये देखिए, और 20th तक लूप चलाते हैं, और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा लेते हैं क्योंकि ये लास्ट में, वरना 20th इंग्रेडिएंट को मिस कर देंगे हम। उसके बाद क्या करते हैं, मैं ले लेती हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट इंग्रेडिएंट, और इस इंग्रेडिएंट में ना मैं अपना करंट इंग्रेडिएंट, जो भी हम जिस भी ith पोजीशन पे होंगे, हम उस इंग्रेडिएंट को इसमें स्टोर करा लेंगे सबसे पहले, हमारे जो वेरिएबल बनाया हमें इंग्रेडिएंट नाम से। और हम यहाँ पे ये मील लिखेंगे, और हमारा आपको याद है वहाँ लिखा था STR इंग्रेडिएंट 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक। तो हम ऐसे 1 2 तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे बैकटिक्स में, ध्यान रखिए बैकटिक्स में लिखा है मैंने। तो STR इंग्रेडिएंट लिख के यहाँ पे डॉलर और करली ब्रेसेस में लिख देंगे आई को, तो ये ith पोजीशन ले लेगा, 0th 1 2 जो भी पोजीशन होगी उसका इंग्रेडिएंट ये हमारे इंग्रेडिएंट वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ठीक, तो पहले फर्स्ट पोजीशन का कराएगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ऐसे करके ये सब एक एक करके सारे उसमें स्टोर करा देगा। अब हम चेक करेंगे अगर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, हमने देखा था ना जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उतने ही मेजरमेंट्स हैं हमारे अवेलेबल। तो हम चेक करेंगे अगर इफ इंग्रेडिएंट है, अगर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है तो हम मेजरमेंट भी अपने एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, और अगर नहीं होगा तो हम लूप ही नहीं आगे बढ़ाएंगे। तो हम मेजर कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे हमने अपना इंग्रेडिएंट निकाला ऐसे ही निकाल लेते हैं मील, और यहाँ पे भी बैकटिक्स। ध्यान रखिएगा सिंगल कोट्स में आपके ये डॉलर करली ब्रेसेस वर्क नहीं करते, ये बैकटिक्स में वर्क करते हैं। आपकी जो नंबर की होती है ना कीबोर्ड पे, उसमें सबसे पहली जो की होती है उसमें आपका बैकटिक होता है, वो यूज़ कीजिएगा। और ये देखिए ये मेजर में हमारा ये भी आ जाएगा, और इसे हम फिर अपनी इंग्रेडिएंट्स में स्टोर करा लेंगे। और ये देखिए ये मेजरमेंट भी हो गया हमारा, मेजर भी जितना होगा वो आ चुका होगा, और इंग्रेडिएंट भी आ चुका होगा। तो एक काम करते हैं, जो हमारी जो इंग्रेडिएंट्स है ना
ये हमने ऊपर बनाई है, ये एम्प्टी है। इसको एक काम करती हूँ मैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट के नाम से बना लेती हूँ, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा वरना इंग्रेडिएंट और इंग्रेडिएंट्स में। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में प्लस इक्वल्स टू यूज़ करा है मैंने, क्यों? और इसे एल में ऐड कराऊंगी मैं। सबसे पहले मैंने एक एल टैग बनाया और यहाँ पर भी हमें बैकटिक यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि हमें इसमें भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, इसलिए बैकटिक्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पे लिखूँगी करली ब्रेसेस में ही, डॉलर करली ब्रेसेस में आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, इसीलिए। अब यहाँ लिखेंगे मेजर, पहले हम मेजरमेंट लिख देंगे। सपोज़ वहाँ पे लिखा है 1/4, तो 1/4 कप है, वो पहले आ जाएगा और फिर उस इंग्रेडिएंट का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर इंग्रेडिएंट हमारा, ठीक है, ये हो गया। और इंग्रेडिएंट लिस्ट में इक्वल्स टू नहीं करना है आपको, प्लस इक्वल्स टू करना है, वरना ये पुराने इंग्रेडिएंट आपके ओवरराइड हो जाएंगे। और अगर हमारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट ही नहीं है तो ब्रेक कर जाएंगे हम। ब्रेक से क्या होगा, ये हमारी अगर सपोज कीजिए 15th नंबर पे है, आई इक्वल्स टू 15th है और इंग्रेडिएंट नहीं मिला, तो ये लूप को ब्रेक कर देगा और रिटर्न कर जाएगा। और रिटर्न क्या करेंगे हम, अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। और ये देखिए यहाँ पे रिटर्न कर लिया हम अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट। अब चलते हैं अपने ओपन रेसिपी पॉपअप फंक्शन में और वहाँ पे फैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फैच कर रखी है ऑलरेडी। और एक काम करते हैं, रन करते हैं इसे। और ये देखिए आपकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट आ गई है। पहले आपके मेजरमेंट्स आ गए हैं और उसके बाद आपका वो इंग्रेडिएंट का नाम लिखा रहा है, ठीक है। तो ये सही से वर्क कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं अपनी। पहले इंस्ट्रक्शंस ऐड कर लेते हैं, फिर इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अब एक काम करते हैं, हमने इंग्रेडिएंट्स के लिए तो एक लिस्ट बनाई थी, हम अपने इंस्ट्रक्शंस को ऐड करने के लिए एक डिव बनाते हैं। और मैं टेम्पलेट लिटरल के बाहर लिख रही हूँ। अभी देखिए मैं एक डिव बनाती हूँ और इस डिव में मैं एक H3 टैग ले लूँगी। जैसे हमने अपने इंग्रेडिएंट्स लिखे थे ना, ऐसे ही इसमें लिख लेंगे। और एक P टैग लेंगे जिसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो इसे कट करके अब लिख लेती हूँ। मैंने इसीलिए लिखा था नीचे, क्योंकि हमें इस टेम्पलेट लिटरल में हमारी HTML लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बाहर लिख लिया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखिए H3 में ही मैं यहाँ लिख देती हूँ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और कॉलन भी लगा देती हूँ। और P टैग में मैं लिख लूँगी डॉलर करली ब्रेसेस में अपने meal.str इंस्ट्रक्शंस। और ये देखिए अब एक बार रन करते हैं, देखते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस ऐड हुए या नहीं इंग्रेडिएंट्स की तरह। और ये देखिए, हाँ ये देखिए हमारे इंस्ट्रक्शंस ऐड हो गए हैं। देखिए अगर ध्यान से अभी ये ओवरफ्लो कर गए हैं, इन्हें भी अभी स्टाइल करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये, लेकिन ये ऐड हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसी पॉपअप को ना पूरी स्टाइलिंग कर लेते हैं। और इसको स्टाइल करने के लिए ना मैं आपको क्लास का यूज़ करके दिखाती हूँ। पहले तो हमने सीधा रेसिपी के H2 टैग और H3 टैग को यूज़ करके करा था। अब इसमें क्लासेस ऐड कर लेते हैं। जैसे हम अपने HTML में ऐड करते हैं ना, ऐसे ही आपको यहाँ पे क्लासेस ऐड करनी है। तो इसको मैं दे रही हूँ नाम रेसिपी नेम, और हमारे जो ये UL है हमारी, जिसमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट है, तो इसको नाम दे देते हैं क्लास को इंग्रेडिएंट लिस्ट, क्योंकि इसमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप नाम ऐसे ही दीजिएगा, नेमिंग ऐसी ही करनी चाहिए हमें, जिससे हमें पता रहे कि हाँ एक्चुअल में इसमें स्टोर है क्या। और ऐसे ही हम अपने इंस्ट्रक्शंस को एक वो दे देते हैं क्लास, और इन्हें क्लास से ही अपने CSS में स्टाइल कर लेंगे। इसको दे देते हैं हम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम अपने रेसिपी नेम को यूज़ करेंगे, रेसिपी इंस्ट्रक्शंस। और उससे भी पहले एक काम कर लेते हैं, जो हमारा ये बटन है ना, क्लोज बटन, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज होने पे अभी हमारा इस बटन को क्लिक करने पे क्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक ये काम करा ही नहीं है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट फंक्शन और ये ओपन रेसिपी, और यहाँ पे कर लेते हैं नीचे, यहाँ सर्च बटन का इवेंट लिसनर है और ये क्लोज बटन का हो जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ इसमें भी ऐड इवेंट लिसनर, और इसमें भी लगाएंगे क्लिक करेंगे तो हमारा ये बटन क्लोज होना चाहिए। ये हाँ ये ठीक है, ये भी एरो फंक्शन है हमारा। और यहाँ पे लिख लेते हैं, याद है हमने आपको वहाँ पे रेसिपी डिटेल्स कंटेंट बनाया ऊपर, और इसे कैसे यूज़ करा था रेसिपी डिटेल्स ओपन करने के लिए इस पॉपअप को। इसकी
जो पेरेंट एलिमेंट है इसका, मतलब रेसिपी डिटेल्स कंटेंट का पेरेंट एलिमेंट रेसिपी डिटेल्स है, उसकी स्टाइल की डिस्प्ले को, उसकी डिस्प्ले को हमने ब्लॉक कर दिया था ना, अब नन कर देंगे। जैसे ही क्लिक करे कोई इस पर तो इसकी डिस्प्ले नन हो जाए, मतलब ये शो नहीं होगा हमारा। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसे रन करते हैं। सर्च करा केक और फेचिंग रेसिपीज़, और ये थोड़ा टाइम लग रहा है आई थिंक। हाँ ये देखिए आ गया, और ये देखिए हमारी रेसिपीज़ आ गई। और ये क्लोज़ करते ही हमारी रेसिपी क्लोज़ हो गई। एक काम करते हैं, कोई नीचे देखते हैं, क्लोज़ करा और हाँ क्लोज़ हो रही है, हमारा क्लोज़ बटन बिल्कुल सही चल रहा है। क्लोज़ करा, एक सेकेंड, क्लोज़ नहीं हुआ है हमारा ये, हाँ सही चल रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेसिपी डिटेल्स है जो, इसमें मैं काम करती हूँ, एक ट्रांजिशन लगा देती हूँ। क्यों ट्रांजिशन इसीलिए लगा रही हूँ मैं, जिससे जब हम इसमें ये रेसिपी डिटेल्स का पॉपअप आएगा ना तो एक ट्रांजिशन शो होगा। तो इसे मैं ईजी इन आउट रखती हूँ, जिससे स्टार्टिंग में भी स्लो हो और एंड में भी स्लो हो। और इसकी ओवरफ्लो वाई को मैं कर दूँगी स्क्रॉल। वाई में जो हमें वो नीचे की तरफ आते दिख रहे थे ना इंस्ट्रक्शंस, अब वो स्क्रॉल हो जाएंगे। और ये देखिए ये आ गया हमारा, और यहाँ पे अभी स्क्रॉल बार में दिख रहा है, ऐसे हम बनाएंगे बाद में, ये देखिए। लेकिन अब मैं अगर इसमें नीचे आ रही हूँ तो ये देखिए हमारा ये स्क्रॉल हो रहा है। अब ये हमारे इस पॉपअप के एटलीस्ट बाहर नहीं है, पहले ये ओवरफ्लो होके बाहर चला गया था, अब हम इसे स्क्रॉल बना चुके हैं। अब बाकी सबसे पहले तो एक काम करते हैं, स्क्रॉल बार ही बना लेते हैं अपना, उसके बाद बाकी ये स्टाइलिंग करेंगे अपनी। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, एडिंग स्क्रॉल बार टू रेसिपी डिटेल पॉपअप। आपको पता चल जाएगा, हम अगर आपने पहले नहीं बनाया होगा, कि हम एक्चुअल में पॉपअप बनाते कैसे हैं। ओह सॉरी, पॉपअप नहीं, एक स्क्रॉल बार कैसे बनाते हैं। और ऐसा नहीं है, पॉपअप में आप कैसे भी स्क्रॉल बार इसे बना सकते हैं। ठीक, तो हम रेसिपी डिटेल्स पे बना रहे हैं ना, तो मैंने उसी पे ये सीडो क्लास लगाई है, वेबकिट स्क्रॉल बार। ठीक, और इसके अंदर हम दे देंगे अपनी विड्थ क्यों, क्योंकि मुझे अपनी स्क्रॉल बार की विड्थ बतानी होगी। मैं इसे 10 पिक्सल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल छोटा सा और पतला सा स्क्रॉल बार चाहिए, इसीलिए। अब मैं यूज़ करूँगी एक और कैटेगरी, उसका प्रॉपर्टी का CSS की, वेबकिट स्क्रॉल बार थंब का। आपको दिखाती हूँ मैं, स्क्रॉल बार देखिए, और ये देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ में थंब प्रॉपर्टी शो हो रही है आपकी। इस पर क्लिक कीजिए और इसमें हम अपने बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। तो मुझे बैकग्राउंड क्या चाहिए, मैं एक लाइट ग्रेइश कलर दे रही हूँ। आप कोई भी कलर दे सकते हैं जिसका भी आपको स्क्रॉल बार बनाना हो। मैं उसको बैकग्राउंड दे रही हूँ ये वाला, और इसको बॉर्डर रेडियस भी दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कर्व ही चाहती हूँ। मैं उसे बिल्कुल ऐसा वो नहीं चाहती, इसीलिए। बाकी तो ऐसे आपने देखे होंगे तो बॉर्डर रेडियस कम ही अप्लाई होती है एक स्क्रॉल बार में। जब हम अपने बॉडी में बनाएंगे ना, उसमें अपनी बॉर्डर रेडियस नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसे रन करते हैं, और देखिए ये देखिए हमारा स्क्रॉल बार आ गया है यहाँ। और देखिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हुई है, हमारा कलर भी आया है, ये देखिए आपको ये स्क्रॉल बार दिख रहा है। और हमने अभी स्क्रॉल बार में ना कलर ऐड नहीं करा है। स्क्रॉल बार के बैकग्राउंड में जो एक कलर होता है, स्क्रॉल बार का नहीं होता वो कलर, वो हम अपने बॉडी में बनाएंगे ना तब ऐड करेंगे। ठीक, अब एक काम करते हैं, हमने इसे रेसिपी डिटेल्स कंटेंट से सेलेक्ट किया था ना, तो इसे ही इससे सेलेक्ट करके, और इसमें पूरे जो कंटेंट है, इस पूरे कंटेंट को पैडिंग दे देती हूँ मैं। पैडिंग दूंगी मैं से 20 पिक्सल, आई थिंक 20 पिक्सल कम रहेगी, 30 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल। और हमारे ये देखिए इसको पूरे को 30 पिक्सल की पैडिंग मिल गई है। ये देखिए पूरे कंटेंट को दिए मैंने, पूरे टेक्स्ट कंटेंट को। और अभी काम करते हैं, हमारी ये जो टैग्स है इन सबको भी स्टाइल कर लेते हैं। हमने क्लास दी थी ना, तो हम इन्हें क्लास से ही सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ इस फंक्शन को ओपन करती हूँ मैं, ओपन रेसिपी पॉपअप को, और देखिए रेसिपी नेम क्लास दी थी, इससे सेलेक्ट करती हूँ मैं। तो मैं डॉट रेसिपी नेम लिखूँगी, और इसमें सबसे पहले तो इसकी टेक्सचर लाइन को मैं सेंटर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसका नेम बिल्कुल सेंटर में आए, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को भी मैं थोड़ा बड़ा करूँगी। नहीं, एक काम करती हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ अपर केस इंस्टेड ऑफ इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने की जगह। और इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दे दूँगी अंडरलाइन, क्योंकि मैं इसमें अंडरलाइन भी रखना चाहती हूँ।
आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा आ चुका है, स्क्रॉल बार भी सही है और ये देखिए अंडरलाइन भी आ गई है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस भी हो गया है हमारा। ठीक, तो बिल्कुल सही है। अब एक काम करते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो थी हमारी उसको भी स्टाइल करते हैं। और यहाँ पे किस नाम से दी थी हमने क्लास, ये देखिए ये दी थी हमने रेसिपी नेम के बाद यहाँ इंग्रेडिएंट लिस्ट के नाम से। इसे कॉपी करती हूँ मैं, और आप ध्यान से कॉपी कर लीजिएगा। अगर आप खुद मैनुअली लिखेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए आपसे और फिर आपकी स्टाइलिंग ऐड ना हो। तो इसे एक काम करूँगी, मैं मार्जिन दूंगी। मार्जिन इसे बॉटम से दे देती हूँ 10 पिक्सल की, और इसे लेफ़्ट से भी मार्जिन दे दूँगी मैं। लेफ़्ट से दूंगी मैं 20 पिक्सल की मार्जिन। और ये ठीक है, हमारी आ गई। अब एक काम करते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस थे उन्हें भी स्टाइल कर लेते हैं। और हमने उनमें क्या क्लास दी थी, ये देखिए रेसिपी इंस्ट्रक्शन। और आई थिंक हमने अपने पी टैग में दी थी ना ये क्लास। तो एक काम करते हैं, इस क्लास को ना पी टैग में ना देके हमारे ये जो डिव है उसमें स्टाइल ये क्लास देते हैं। और हाँ ये ठीक है, इस डिव को देते हैं पूरे, और इसे सेलेक्ट करके इसे भी स्टाइल करते हैं रेसिपी इंस्ट्रक्शंस के पी टैग को। अब यहाँ से सीधे पी टैग को सेलेक्ट कर लिया हमने इसके, तो मैं इसमें दूंगी लाइन हाइट, जिससे इसमें एक लाइन में जो गैप आ जाता है ना वो भी आ जाए। एटलीस्ट इतनी लाइन हाइट तो ले 30 पिक्सल दूंगी मैं इसे। और सर्च करते हैं, सही है। ये देखिए हमारे इंग्रेडिएंट्स में भी हमारी अप्लाई हो चुकी है। और ये देखिए इंस्ट्रक्शंस में, ये देखिए इंस्ट्रक्शंस में लाइन में गैप आ चुका है। आपको पहले देखा होगा आपने और अब देखा होगा, तो कितना डिफरेंस लग रहा है। अब सही लग रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको ना गैप भी दे देते हैं। हमारा जो वाइट स्पेस है ना, तो इसको प्री लाइन यूज़ कर लेते हैं वाइट स्पेस को। प्री लाइन से क्या होगा, जो हमारा आपकी वाइट, देखिए ये लिखा है ना हाउ वाइट स्पेस इज़ हैंडल्ड, तो ये वाइट स्पेस को हैंडल कर लेता है। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, ये देखिए पहले यहाँ पर जब भी कोई स्पेस आ रहा था, ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो चुका है, पहले ये ऐसा नहीं हो रहा था, ये देखिए। ठीक है, तो इसने वाइट स्पेस हैंडल कर लिया है। और तो आप वाइट स्पेस में भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं चाहें तो। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमारे जो रेसिपी बटन है ना, ये क्लोज बटन, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो हमने इसे क्लास दी थी रेसिपी क्लोज बटन, सेलेक्ट करते हैं और डॉट रेसिपी क्लोज बटन। ठीक है, और एक काम करते हैं, हमने ऊपर स्टाइलिंग दी थी ना हमारे बटन को, सर्च बटन को, याद होगी। ये देखिए इसे स्टाइलिंग को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। और आप चाहें तो यहीं वहाँ पे भी रेसिपी क्लोज बटन कॉमन लगा के लिख सकते थे, बट मैं सारी स्टाइलिंग यहीं पे ऐड कर लेती हूँ इकट्ठे ही। और इसको भी बैकग्राउंड कलर दे दूँगी, क्योंकि मैं बैकग्राउंड कलर उसको बाद में अलग से दिया था। तो इसका बैकग्राउंड कलर वही दे दूँगी जो हमने बाकी अपने सर्च बटन और व्यू रेसिपी बटन को दिया है। हाँ ये देखिए आ गया आपका बटन, इसमें स्टाइलिंग ऐड हो चुकी है। अब इसका कलर तो एक तो वाइट कर लेते हैं और इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। कलर को वाइट करके ना पोजीशन को एक काम करते हैं, राइट और टॉप राइट में लेकर आते हैं। तो मैं इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करूँगी, एब्सोल्यूट, और टॉप से कर दूँगी 20 पिक्सल, तो ये टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा। और राइट से भी कर लूँगी 20 पिक्सल, तो राइट से 20 पिक्सल का गैप ले लेगा ये, और 20 पिक्सल आ जाएगा राइट से। ठीक है, सेव कर लिया और एक बार रन करते हैं। हाँ ये देखिए अब सही लग रहा है हमारा बटन। अब एक काम करते हैं, जो बटन है ना इसमें विड्थ और हाइट भी सेट कर देते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ हाइट और मेरे को थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं वो भी सेट कर लेती हूँ। और इसकी हाइट विड्थ और हाइट दे देते हैं, और 30 पिक्सल दे देती हूँ विड्थ, और हाइट भी सेम ही रख दूँगी 30 पिक्सल। हाँ अब देखते हैं एक बार बटन कैसा लग रहा है। ये देखिए, लेकिन अब ये सेंटर में नहीं है, हमारे इस बैकग्राउंड के सेंटर में नहीं है, तो उसको सेंटर में भी ले आते हैं। आप यहाँ पे फिर से ही जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, बट एक काम करती हूँ मैं, अब इसे बटन को सेंटर में लाने के लिए फ्लेक्स कर देती हूँ उसके डिस्प्ले को, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम भी कर देती हूँ सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा हमारा बटन। और ये देखिए सेंटर में आ चुका है हमारा बटन, अब ठीक लग रहा है।
अब एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, हमारी जो ये इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसकी मार्जिन देखिए मैंने नेगेटिव यहाँ लगा दिया और टॉप से देती हूँ मैं इसे मार्जिन, बॉटम से नहीं। मैंने यहाँ लेफ़्ट लगा दिया था ना माइनस, तो उसकी वजह से देखिए ये लेफ़्ट की तरफ हमारा टेक्स्ट जा रहा था। अब ठीक लग रही है हमारी इंग्रेडिएंट लिस्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा ये है ना नेम और ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखा है और इंग्रेडिएंट लिखा है, इसके बाद ना एक मार्जिन दे देते हैं। तो रेसिपी नेम में मैं लिख देती हूँ मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। और एक सेकेंड, एक काम करती हूँ, इसे तीनों को एक ही बार में लिख देती हूँ और तीनों में हमारी एक साथ ही ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रेसिपी नेम है ये मेरा, और यहाँ लिखती हूँ मैं, और कॉमा, और ये इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसमें लगानी है और हमारी रेसिपी इंस्ट्रक्शंस में लगानी है। और यहाँ पे आ जाएगी हमारी मार्जिन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल। अब ठीक है, और 20 पिक्सल कर देती हूँ, ठीक है चलो, थोड़ी ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगी ना। और रेसिपी क्लोज बटन पे ना मैं एक हवर इफेक्ट भी लगा देती हूँ और ऊपर ही लगा देती हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने व्यू रेसिपी बटन को और हमारे फॉर्म के बटन को दोनों को यहीं पे स्टाइल करा था ना। ये देखिए यहाँ पे ही हवर प्रॉपर्टी लगा देती हूँ। और ये देखिए अब यहाँ पे मैंने को कॉमा लगाना है और यही प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर तीनों का चेंज हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगे हमारे बटन पूरी वेबसाइट के। ये देखिए आपको हवर इफेक्ट दिख रहा है, कलर चेंज हो रहा है हमारा। अब बटन तो हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं, ये देखिए ये सब तो सही लग रहा है हमारा पूरा पॉपअप, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारे कार्ड्स है ना, ये देखिए अब मैं जब चाहती हूँ मैं इन पर कर्सर लेके जाऊँ ना, तो या तो कोई एनिमेशन हो, या एक काम करते हैं इसमें ना ट्रांसलेशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको थोड़ा सा। तो हमने अपना रेसिपी कहाँ बनाया है, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये बनाया हमने रेसिपी बॉक्स। इसको कॉपी करते हैं और इसमें इसके अंदर ही लगा देते हैं। इसमें जब मैं इस पर कर्सर लेकर जाऊँ तो इस पर प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, हमारी हवर। तो मैं लगा देती हूँ इस पर हवर प्रॉपर्टी। और इसमें एक काम करते हैं ट्रांजिशन कह रही सॉरी, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसके स्केल को, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसके स्केल को, इसका 1 से 1.1 कर देते हैं, 1.1। और एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देती हूँ मैं, वरना वो बहुत फास्ट हो जाएगा, इसे थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। तो ट्रांजिशन किस पे लगाना है मुझे, ट्रांसफॉर्म पे। अगर आपसे कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है ना, तो आप ऑल भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। और मैं लगाऊंगी 0.3 सेकेंड के लिए और ईज इन आउट, जिससे वो स्टार्टिंग और एंड दोनों में स्लो हो। तो एक बार रन करते हैं हम, देखते हैं हमारा ट्रांसफॉर्म ऐड हुआ। हाँ ये देखिए ऐड हो गया है, लेकिन आई थिंक ये 1.1 बहुत ज़्यादा हो गया है। ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ ले जा रहे हैं, काम करते हैं इसे थोड़ा कम ही करते हैं, बहुत हल्का सा इफेक्ट चाहिए था मुझे, तो मैं 1.1 नहीं करूँगी, 1.02 कर देते हैं बस। बिल्कुल माइनर सा चेंज होगा, लेकिन वो ज़्यादा आई थिंक बेटर लगेगा। और ये देखिए हाँ, अब देखिए अब मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो हल्का सा चेंज हो रहा है ना, ये उतना ही चाहिए था मुझे। हाँ अब ठीक लग रहा है, और ये स्लो भी है। देखिए अगर मैं ट्रांजिशन नहीं लगाती ना तो ये बहुत फास्ट होते। अब हाँ ये देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा। अब हमारे कार्ड्स आई थिंक बेटर भी लग रहे हैं, हमारी ऐप से रेडी है। अब एक काम करते हैं, हमारी जो बॉडी है ना पूरी, उस पर स्क्रॉल बार लगा लेते हैं। अभी हमारा स्क्रॉल बार है नहीं ना, क्योंकि हमने लगाया नहीं है। हम इस पर जैसे देखिए रेसिपी पे यहाँ पे रेसिपी डिटेल्स में लगा लेते हैं ना पॉपअप में, ऐसे हम अपने बॉडी टैग में भी लगा लेते हैं, तो हमारे पेज में स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं रेसिपी डिटेल्स की जगह हमारा बॉडी टैग लिख देते हैं। तो बॉडी टैग में स्क्रॉल बार आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी बॉडी टैग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, 16 पिक्सल रख देती हूँ मैं। और इसमें कलर ये बॉर्डर रेडियस नहीं देंगे, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। और इसका बैकग्राउंड कलर ये रख लेते हैं, ठीक। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया था ना इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं पहले तो थोड़ा सा। और मैंने आपको बताया था कि हम बैकग्राउंड इस स्क्रॉल बार के बैकग्राउंड में भी एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, मतलब इसको भी एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, इसके कलर की बात नहीं कर रही। तो वो कैसे देते हैं, वो हम यूज़ करते हैं
वेबकिट स्क्रॉल में आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैक प्रॉपर्टी का, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए। तो मैं यहीं से ये प्रॉपर्टी कॉपी कर ली हूँ और इसके कलर को यहाँ चेंज कर दूँगी। हमारे स्क्रॉल बार का कलर अलग है और उसके बैकग्राउंड का कलर अलग है। अभी आप समझ जाएंगे, ये देखिए। हाँ, ये देखिए हमारा स्क्रॉल बार आ गया, और ये देखिए इसका बैकग्राउंड अलग है, इसके पीछे ये जो आ रहा है, और इसका बैकग्राउंड अलग है। इसका मैंने डार्क ग्रे रखा है और उसका लाइट ग्रे रखा है। ये देखिए हमारा स्क्रॉल बार कितना सही लग रहा है, और ये बिल्कुल वर्किंग भी है हमारा स्क्रॉल बार। ठीक, अब एक काम करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर केक लिख रखा है ना, जो हमारा ये सारे कार्ड्स हैं बिल्कुल अब तो वर्क कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक, और हमारा क्लोज बटन भी काम कर रहा है बाकी। हाँ, अब एक काम करते हैं, देखिए मैंने केक यहाँ से हटाकर ये सर्च करती हूँ चीज़, और देखती हूँ उसमें हमारा स्क्रॉल बार बाकी सब में कैसे काम कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा स्क्रॉल बार। या इट्स लुकिंग फाइन। और कुछ और भी सर्च करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्क्रॉल बार ऐड करने से कोई और प्रॉब्लम अराइज हुई हो, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। हाँ, हमारा स्क्रॉल बार बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब एक काम करते हैं, देखिए मैंने पेज रिफ्रेश करा, और सबसे पहले तो जो हमारा ये सर्च और फेवरेट रेसिपीज़ है ये आ रहा है हमारा लिखा हुआ। तो एक काम करते हैं, हमारे इस सर्च और फेवरेट रेसिपीज़ में ना डॉट 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 लगा देते हैं। अभी ये हमें ऐसे ही शो हो रहा है ना, और इसमें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई नो ये बहुत माइनर सा चेंज है, बट मैं कर रही हूँ इसे। मुझे अपना थोड़ा सा यूआई अच्छा बनाना है। और ये देखिए ये लिखा आ गया अब आपका सर्च और फेवरेट रेसिपीज़ यहाँ पर, और ये सही लग रहा है। अब देखिए सर्च बटन में कुछ भी नहीं है हमारे इनपुट पे, लेकिन मैंने सर्च पे क्लिक करा ना, तो देखिए यहाँ पर रैंडम वो आ गए मील्स। ये रैंडम है, ये मैंने सर्च नहीं करे थे। ये आपका जो एपीआई है ना, द मील एपीआई, ये आपको 25 रैंडम मील्स देता है। तो ये हमारे सर्च करने पे रैंडम मील्स दे रहा है, क्योंकि अभी हमने कुछ और टेक्स्ट तो इसे दिया नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो, तो हम इसको अगर कोई टेक्स्ट नहीं होगा तो हम उसे सर्च नहीं करने देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जो हमारा सर्च इनपुट लिया था हमने, उस पे लगाती हूँ मैं इफ़ कंडीशन। अगर सर्च इनपुट नहीं है, अगर इन केस मेरा सर्च इनपुट नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पर एक कंडीशन लगा देती हूँ कि अगर सर्च इनपुट नहीं है तो आप रेसिपी कंटेनर जो है हमारा, हमने देखा था उसके इनर HTML में लिख रहे थे हम, तो हम इसके इनर HTML में लिख देंगे। और यहाँ पर बैक टेक्स्ट में लिख लेती हूँ H2, इसको भी H2 टैग में ही लिख रही हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पे H2 टैग यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टाइप द मेल यू वांट टू सर्च। ठीक, तो टाइप द मेल इन दी सर्च बॉक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टेक्स्ट। अगर आपके रेसिपी कंटेनर और सर्च इनपुट में आप कोई भी इनपुट नहीं देंगे, और ये यहीं से रिटर्न करा देंगे हम इसे आगे नहीं जाने देंगे। अगर आप रिटर्न नहीं कराएंगे तो फेच रेसिपी फंक्शन फिर भी चल जाएगा। मैंने रिटर्न करा दिया तो फेच रेसिपी फंक्शन मेरा नहीं रन करने वाला है। इस कंसोल को हटा देती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो ये H2 टैग है ना, इसको मैंने डबल कोट्स और टेम्पलेट लिटरल दोनों एक साथ दे दिया। आप कुछ भी एक चीज़ दे दीजिए, या तो आप टेम्पलेट लिटरल दे दीजिए या डबल कोट्स। अभी इसमें जावास्क्रिप्ट लिखनी नहीं है तो टेम्पलेट लिटरल नहीं भी दूँ तब भी चलेगा, बट मैं लिख देती हूँ, आप कुछ भी देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए सर्च करा टाइप द मील इन द सर्च बॉक्स। अब मैं सर्च करके देखती हूँ, एक्चुअल में केक सर्च करा, फेचिंग रेसिपीज़ आ रहा है, तो बाकी सब चीज़ें हमारी सही चल रही हैं। और ये देखिए अब मैं कोई ऐसी रेसिपी सर्च करती हूँ जो है ही नहीं। अब मैंने J और N वर्ड सर्च करा, वो है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे फेचिंग रेसिपीज़ के बाद क्या आ गया, कोई एरर तो शो होना चाहिए यूज़र को, तो हम उसको भी हैंडल कर लेते हैं। और हम चलते हैं अपने यहाँ सर्च बटन को बंद करते हैं और यहाँ फेच रेसिपी फंक्शन में चल लेते हैं, और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपने ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ठीक, और अपने एरर को यहीं पे कैच कर लेंगे, और इसे क्लोज कर देती हूँ मैं। ये जो रेसिपी इनर HTML फेचिंग रेसिपीज़ है ना, इसके बाद करूँगी मैं ये काम। तो मैं यहाँ लिख दूँगी ट्राई, और ट्रू नहीं लिखना मुझे, ट्राई, और ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए ना, ये देखिए ट्राई कैच ब्लॉक आ गया। यहाँ से कट करती हूँ इसे, और यहाँ पे इसके बाद जहाँ पे हमारा ये पूरा फंक्शन ख़त्म हो रहा है, इसको पूरे ट्राई कैच में रख दूँगी।
तो हमारा ये पूरा जितना भी काम हमने करा था ट्राई में आ जाएगा और नीचे कैच ब्लॉक आ जाएगा और उसमें हम अपने एरर को कैच कर लेंगे। तो ऊपर से ही मैंने रेसिपी कंटेनर डॉट HTML कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट करती हूँ और मैं यहाँ लिख दूँगी एरर इन फेचिंग रेसिपीज़। ठीक है, एरर इन फेचिंग रेसिपीज़। तो अगर कोई भी एरर होगा तो यूज़र को दिख जाएगा एरर इन फेचिंग रेसिपीज़। ठीक है, तो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है कि आप सारी कंडीशंस को लेकर चलें। तो देखिए आपका पहले आ रहा है सर्च योर रेसिपीज़। अगर खाली सर्च करेंगे तो टाइप द मील इन द सर्च बॉक्स आ रहा है। अब मैं एक रेसिपी सर्च करती हूँ, लेट्स से मैं सर्च करती हूँ केक JB, कोई रेसिपी नहीं है। तो देखिए फेचिंग रेसिपीज़ के बाद आ गया एरर इन फेचिंग रेसिपीज़ और चीज़ सर्च करा तो देखिए फेचिंग रेसिपीज़ आ गया। आप एक काम भी कर सकते हैं कि ना आप जो हम की रेसिपीज़ है, जैसे आप कोई एरर दिखाना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ एरर दिखा दिया, आप यहाँ पे इमेज का यूज़ कीजिएगा। आप एक इमेज दिखाइएगा कि जब आपका एरर आता है तो आप वो इमेज दिखाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा आई थिंक। ठीक है, तो आप वो भी काम कर लीजिएगा। तो गाइज आपकी रेसिपी ऐप तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसे स्टार्टिंग से डिज़ाइन कर लिया है। सबसे पहले हमने नेविगेशन बार भी बनाना सीखा। इसमें हम API से अपने सारी रेसिपीज़ को एक एक कार्ड में कैसे लेकर आते हैं, हमने वो भी सीख लिया है। एक रेसिपी को हमने ये भी सीखा कि पॉपअप में कैसे करते हैं, वो भी सीख लिया है हमने। तो रिव्यू रेसिपी बटन पे क्लिक करते हैं आपकी रेसिपीज़ आ गई। हम चाहते तो नेक्स्ट पेज पे भी नेविगेट कर सकते थे, जैसे न्यू पेज बनाकर भी उसमें रेसिपीज़ दिखा सकते थे। ठीक है, ये चीज़ हम किसी और ऐप में कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं वो प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ जाऊंगी। ये प्रोजेक्ट भी, इस प्रोजेक्ट रेसिपी ऐप प्रोजेक्ट पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो वो मैं बना दूंगी, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको, मैंने अब इंस्टा पे भी पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी मैं, और अपने चैनल के पेज में भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पर भी पोस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ अब। और ये देखिए बाकी चलते हैं, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।